हो? मगर अच्छा, या तो मारे ऊपर है भाई, खेत में जहर गिरना कि नहीं गिरना तो मारे ऊपर है भाई। या चीज लुवानी ना लुवानी, सामान खाना ना खाना, बार बालक भेजना ना भेजना, के पढ़ाई पढ़ानी, कैसे डांगर राखने कि ना राखने, काम करना कि नहीं करना, मेहनत करनी नहीं करनी, वो तो आदमी के ऊपर है। सरकार कर आके थोड़ी नहीं कहे अगर भाई तुमने यो काम नहीं करना। इब कोई बालक काम करके राजी नहीं अपने घर का, इब कोई मानस यो काम करके राजी नहीं, ऐसी ऐसी बात कह और फिर मैनू कहते हैं अग भाई तुम तो बात हुई खाम खाई की करो। इब यह बात भी कोई गलत नहीं अगला कह रहा है तो क्यों जी? अगर कोई ये कहे भाई कोई दवाई खानी कि ना खानी तुम्हारे ऊपर है। हम न्यू कहते हैं भाई जो नमकीन का पैकेट है उस पे बताया रविंदर भाई ने कि उस नमकीन के पैकेट पे जो तेल है वो कॉटन सीड ऑयल है, और कॉटन सीड ऑयल जो है वो जीएम है। और ब्राजील की सरकार ने कहा है कि जो भी मानस जीएम खावेगा उसकी अगली संतान नपुंसक और बांझ होगी। मतलब जो भी आदमी वो पैकेट वाला खाना खावेगा उस पैकेट वाले खाने में नपुंसकता और बांझपन अंदर डाल के भेज रखा। लेकिन सरकार तो धक्का नहीं कर दी ना खाना, वह तो नहीं कर दी तुम दुकान पर खरीद के ले आओ। क्यों जी? बात गलत तो नहीं कह रहा, ठीक कह रहे होगा ना? सरकार कर दी ना कोई पार्टी धक्का कर दी, ना वो दुकानदार करा धक्के तक गिर के जाना, तम ही लेगा हो। हाँ भाई बात तो ठीक है। यह बात तो इसका मतलब यार गड़बड़ थी। चलो सरकार ने न्यू कदे नहीं कहा भाई तुमने टिक्के लुआने पड़ेंगे। सरकार ने एफिडेविट दिया था लिख के कोर्ट में, किसी का आज तक कहा हो तो बताओ। हाँ वह आंगनबाड़ी वर्कर ने जरूर कहा था, वह सरकारी नहीं है। आशा वर्कर ने जरूर कहा था, वह सरकारी कर्मचारी नहीं है, वह तो प्राइवेट बेचारी 3,000 4,000 रुपए की कर्मचारी है। उन्हें आके कुछ बका दिए, आके कह दिया उसने ईब तो फ्री में लागन लग रही, फिर 5,000 लगेंगे, देख लियो तुमने, थारे कार्ड नहीं बनने के, थारी पेंशन रुक जाएगी, थारा वो रुक जाएगा। उन्हें कह दिया। सरकार ने कहा वो सरकारी कर्मचारी थोड़ी है वाह। हालांकि उससे बेशक एसडीएम ने कहा हो, तहसीलदार ने कहा हो, लेकिन सरकार ने कह रही उसमें भी तो अकल है, वह ना कंदी। फिर वह आप तक कह रही तारे में भी तो अकल है, तुम ना मान दे। गणे लोग थे जो नहीं मानने, इसलिए वह कह रही मारी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर सरकार ने वो कह रही भाई कोर्ट में एफिडेविट लिख कर दिया भाई मारे हमने कोई कानूनी बाध्यता नहीं रखी, टीके की वैक्सीन की कोई कंपल्सन नहीं थी, हमने नहीं कहा कि आपको लगवाना। हाँ हमने न्यू जरूर कहा भाई जब नहीं लगवाओगे तो तम ना हाजरी नहीं लाने देवांगे, भाई तमने दुकान नहीं खोलने देवांगे, भाई मंडी में तो सामान नहीं लाने देवांगे, तुम अपना कारोबार नहीं कर सकते, तुम अपने बच्चे ने स्कूल में नहीं भेज सकते। भाई पेपर न्यू जरूर कही सरकार ने धक्का को नहीं कहा भाई टिक्का लुआन ने, टिक्के का धक्का कति नहीं कहा है नहीं। तो सरकार गलत नहीं है भाई, आप ही गलत, आप ही धक्के था। हमने स्कूल में भेजना था, धक्के था बालक मारा, इजाजत लुआया हमने तो विदेश का पासपोर्ट बनवाना था, हम तो जाते लो। तो हम लालची थे ना, हमने लालच था पीछे का, हमने दुकान का लालच था, हमने तनख्वाह का लालच था, हमने पेंशन का लालच था, हमने तो और बहुत सारे लालच थे। सरकार ने कोई धक्का नहीं करा है ना जी, ना कांग्रेस की ने करा, ना बीजेपी की ने करा, ना किसी और ने करा। तो ईब या बात भी बात ठीक है, उसने पंखे ने बंद ही कर दो पर लेना माइक में। अब यह बात तो बिल्कुल सही है जी इनकी, इन्हें कहा अग भाई हाँ ठीक कह रहे हो, सरकार ने तो कोई जबरदस्ती आगे लाइट आगे चलो भाई, सरकार ने तो कोई जबरदस्ती करी नहीं। फिर सरकार ने एक और बात कही भाई हाँ आपके साइड इफेक्ट हो गए, हमने बहुत दुख है पर हम जिम्मेदार नहीं है। कोर्ट ने पूछा भाई जिम्मेदार तुम क्यों नहीं हो? उन्होंने कहा जी जिम्मेदार हम इसलिए नहीं है कि हमने तो अपनी वेबसाइट पे फैमिली, ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसकी वेबसाइट पे हर वैक्सीन कंपनी के वैक्सीन, जो भी वैक्सीन आपने कोविशील्ड लगवाई या कोवैक्सीन लगवाई, उसकी फैक्ट शीट में सब कुछ लिख दिया था बिठारे के क्या उसका। तो पब्लिक ने सब कुछ पता था, इसलिए गलती मारी नहीं है। चलो जी इब फंस गई, बच गई, मार पाएगी बात के गलती अगर से सरकार की नहीं तो फिर भाई किसकी है?
भैया तो आपकी मर्जी है, आप के खाओ हो, खेत में के डालो के नहीं डालो। एक सवाल आप लोगों के बीच में डाल रहा हूं, जरा जवाब देना। सड़क पे हम कैसे चलेंगे ये चलने वाले के ऊपर निर्भर होता है। भाई वो ऐसे ऐसे चले, सीधा चले, दौड़ के चले, या जैसे मर्जी आराम से चले, चलने वाले के ऊपर है कैसे चलता है। हाँ भाई गलत तो नहीं, सही कह रहा हूं। पर जय उसने पूरी बोतल जोक रखी हो, वो फिर भी सीधा चल सके फिर तो नहीं सीधा, थोड़ा बहुत तो डगमगावेगा, चल गणा ही बड़ा नशेड़ी होगा तो भी थोड़ा बहुत तो पैर इधर उधर टिकेगा। भाई वो जहां टेकना चाह रहा है वहां उसका ना टिका, ऐसा हो सके। कोई बालक अपने शरीर में कोई नशे का इंजेक्शन लगा रहा है, वो भी रह सके न्यू में, जिस तरह आप खड़े हैं सीधे रह सके जी? नहीं रह सकता। इसका मतलब अगर शरीर में बाहर से कोई ऐसा केमिकल डाल दिया जाए जिसकी मदद से या जिसकी वजह से हमारे शरीर का जो स्नायु तंत्र है, जो तंत्रिका तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है, वो अगर डैमेज हो जाए, यानी जो निर्णय लेने की क्षमता जो दिमाग से चालू होती है, अगर थोड़ी बहुत खराब हो जाए तो आदमी के निर्णय लेने में गड़बड़ हो सकती है। हां जी, अगर आदमी के शरीर में कोई ऐसा केमिकल जा रहा हो जो उसके तंत्रिका तंत्र को टच करता हो तो वो सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाएगा। अब वो गलत या सही का निर्णय नहीं लेने से क्या क्या होगा? गलत या सही का निर्णय ना ले पाने से ज्यादा चांसेस है कि वो सही निर्णय नहीं ले पाए। क्यों? मैं उसका एक कारण बताता हूं। मैं एक बात को 6 तरीके से अगर बता दूं या किसी एक घटना को 6 भागों में बता दूं तो उसमें से सच कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं जी? सच उसमें से सिर्फ एक हो सकता है। कोई भी सच है वो एक ही होता है जी, सच तो दो नहीं होंगे। मान लो मैं ये कह देता हूं कि मैं यहां 5 मिनट खड़ा रहा और गौरव कह दे जी 6 मिनट खड़ा रहा, यो कह दे जी 7 मिनट खड़ा रहा, एक कह दे जी 10 मिनट खड़ा रहा, एक कह दे जी 2 मिनट खड़ा रहा। इसमें तो सच कितने हो सके हैं? या तो एक भी नहीं या ज्यादा से ज्यादा एक। 2 सच नहीं हो सकते इस बात के कि मैं कै मिनट खड़ा रहा। मान दोगे जी आप बात? तो इसका मतलब अगर एक ही चीज के कई निर्णय ले सकते हैं तो उसमें से सच होगा एक और झूठ होंगे बाकी सारे, गलत होंगे बाकी सारे, यानी सही होगा एक और बाकी सारे गलत। ठीक है जी? इसका मतलब अगर आदमी का तंत्रिका तंत्र, उसका नर्वस सिस्टम डैमेज है, अगर उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसकी सोचने की क्षमता ठीक से काम नहीं कर रही है, तो इसका यह मतलब है कि ज्यादा चांस है कि वो गलत निर्णय लेगा। वो बच्चे को पढ़ाने को लेकर, सिलेबस को लेकर, नौकरी को लेकर, परिवार में लड़ाई झगड़े को लेकर, समाज में रहने को लेकर, अपनी व्यवस्था को लेकर और गलत सही के निर्णय लेने को लेकर ज्यादा चांसेस होंगे कि वो गलत निर्णय ही लेगा। इसी वजह से वो नशे में ज्यादा गलत में जा सकता है, परिवार ज्यादा टूट सकते हैं, समाज में ज्यादा व्यभिचार हो सकता है, ज्यादा चोरियां हो सकती हैं, ज्यादा समाज में टूटन हो सकते हैं, अपराध ज्यादा बढ़ सकते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियों के पीछे ज्यादा लग सकता है, या वो गलत निर्णयों में संलिप्त गलत कामों में ज्यादा घुस सकता है। इसके ज्यादा चांसेस होंगे। अर्थात किसी भी समाज को बर्बाद करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि उन आदमियों के शरीरों में नेचुरल चीज ना जाए, ऐसा अरेंजमेंट कर दो। क्यों जी? अगर शरीर में कुदरत से मिली हुई चीज ना जाए और आदमी की बनाई हुई कोई खराब करी हुई चीज चली जाए तो आदमी के निर्णय लेने की क्षमता खराब हो सकती है। अब शरीर में गलत चीजें कैसे कैसे जा सकती हैं? शरीर में गलत चीजें जा सकती है मुंह के द्वारा, नाक के द्वारा और खाल के द्वारा और इंजेक्शन लगा के नसों के द्वारा। 4 ही तरीके से जा सके जी।
चलो मुंह के द्वारा देख लेते हैं हम क्या क्या लेते हैं। भोजन लेते हैं और पानी लेते हैं, दो ही चीज लेते हैं आप मुंह के द्वारा। भोजन में हम अनाज कहां से लेकर आते हैं? क्योंकि आप कस्बे में रहते हो तो ज्यादातर लोग बाजार से लेते हैं, ठीक है, ज्यादातर लोग बाजार से लेंगे। कुछ लोगों के अपने खेत है तो वो अपने खेत से ले लेंगे, और खेत में भी उनका दोहरा चरित्र है आदमी का। उसका अगर 3 एकड़ जमीन है, उसमें तो 1 एकड़ जमीन तो नुका होगा बुढ़ा भाई हम तो 1 किले वो जो रस है या खान का जो भी सौदा बाजार में मिला है वो उस 1 किले वाले में तय, कुछ 2 किले वाले में तय जी। भाई आप रोटी रोटी तो उस अनाज की खा रहे हो जो आपने बिना केमिकल का बोया, लेकिन उसके अलावा बाकी सौदा तो सारा केमिकल वाला खा रहे। इसका मतलब वो केमिकल आपके शरीर में गया। चलो दूसरा सौदा पानी का देख लिया। पानी, असली पानी कौन सा हो है जी? हाँ जी, ताजा पानी आप किसको बोलते हैं? एक तो गढ़े में पानी भर रखा 3 दिन पुराना, एक टंकी में इकट्ठा खड़ा 1 हफ्ता पुराना, एक धरती में तो नलका चला के काटा ईब। तो इनमें तो ताजा कौन सा है? नलके वाला तो मन माना 1000 साल पुराना हो। नलके वाला पानी तो केवल 500 साल का पड़ा, 1000 साल का पड़ा, लेकिन अपन नलके वाले ने ताजा पानी कमा, टंकी वाले ने गड़े वाले ने आप बासी कह दें। 1 दिन का तो पानी ना आप बासी कह दें, और जो कई 1000 साल का, कई 100 साल का नीचे तक काटा उसने आप ताजा कमा। क्यों कमा? क्योंकि जो नीचे जो पानी है वो प्रकृति के संरक्षण में है, और प्रकृति के एक मैकेनिज्म है बड़ा जबरदस्त। उस मैकेनिज्म की खासियत यह है कि जो भी गंदगी उस पानी में आएगी, उस पानी में ऐसा जीव पैदा हो जाएगा जो उस गंदगी को खा जाएगा, और पानी अपने आप साफ कर लेगा। कुएं के अंदर भी वो पानी होता है, कुएं में जो नीचे से पानी निकलता है, कुएं का पानी बिल्कुल साफ पानी बोला जाता है, पीने के लिए सबसे शुद्ध पानी बोला जाता है कुएं का पानी, है ना जी। वो बेशक खुला पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं दिन का पड़ा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुआं अपने अंदर वैसे जीवाणु पैदा कर लेगा वहां उस जगह पे कि वो उस पानी के अंदर शरीर के लिए हानिकारक, मानव और जानवर कोई भी उस पानी को पीने लगे और उसके शरीर के लिए हानिकारक अगर कोई कीटाणु जीवाणु उसके अंदर कोई ऐसा कीड़ा पैदा हो जाएगा तो वो बड़ा कीड़ा उसको खा जाएगा। मानते होगे जिस बात ने। अब जमीन का पानी तब तक अपने आप को साफ कर सकता है जब तक उस पानी में कोई केमिकल ना जाए। अगर आपने खेत में जहर डाला है, केमिकल डाले हैं, तो वो केमिकल अंडरग्राउंड पानी में जाएंगे। अगर आपने अपने सीवरेज सिस्टम के अंदर साबुन, फेस वॉश, शैम्पू और लेटरिन साफ करने वाले केमिकल और पता नहीं आड़ कबाड़ सिंथेटिक केमिकल अगर डाल दिए हैं और अगर वो पानी अंदर चला जाए तो क्या वो भी साफ कर लेगा अपने आप को? वो साफ नहीं कर पाएगा जी अपने आप को। सिंथेटिक मटेरियल अगर उस पानी में चला गया तो वो साफ नहीं कर पाएगा। अगर फैक्ट्री का जो निकला हुआ गंद है अगर वो बोर करके, कहीं शुगर मिल है ना आपके यहां, शुगर मिल के करे हैं आरामी, वो अंदर ही अंदर बोर करके और जो सारा गंद है वो नीचे अंडरग्राउंड पानी में मिला देते हैं। ठीक है बात। तो जो केमिकल है ये अगर उस पानी में मिल जाए तो क्या तब भी वो शुद्ध रहेगा? ठीक है जी, तब शुद्ध नहीं रहेगा। आप में से कोई वाटर वर्क्स में काम करता है? पानी की टंकी में, टूटी में नहीं करता है ना भाई। तो एक काम करना, अपने आसपास जो पानी की टूंटी है वहां जाना, आज वहां जाके जो टूंटी पे काम करा है आदमी उसके लिए अपना भाईचारा बनाना। पहले हम जानते कदे सारी चीज पूछने लागू नहीं पता होगा सरकारी आदमी, जाके उसके लिए भाईचारा बनाओ। 2-4 दिन तो बैठो, फिर उन्हें चाय पीने ले जाओ पड़ोस की दुकान में, फिर उसके लिए चाय पी लो। ठीक है,
चा चू, कोई चू पींदा हो तो चू भी देख लो, जिसका जिसा बनता हो रिश्ता बनाना है भाई। बात यह है उसके लिए रिश्ता बनाना, और उससे रिश्ता बना के फिर उससे एक बात पूछना, क्या सरकार तुम लोगों को पानी की टूंटी में मिलाने के लिए कोई केमिकल देती है? हम लोगों को ऐसा बताया जाता है कि वो तो क्लोरीन देवे बस, लेकिन नौजवान बालक बैठे हैं हमारे स्कूलों के अंदर, बच्चों को यह शिक्षा नहीं दी जाती कि तुम रिसर्च कर लो। आज तक किसी बालक ने न्यू रिसर्च करा कि क्लोरीन के नुकसान हो शरीर में, कितनी क्लोरीन पीनी चाहिए, कितने पानी में कितने दिन में गेरनी चाहिए, वह गेरें क्यों हैं, अगर वह ज्यादा पड़ जाए तो शरीर को क्या क्या नुकसान पहुंचाती है। किसी ने करी तो नहीं होगी रिसर्च भाई साहब? नहीं करी। एक बार अपने बालका ने पूछियो कि क्लोरीन का के साइड इफेक्ट हुआ है, और टूंटी का पानी पींदे हो तो न्यू देखियो वह बीमारी घर में है कि जो उसके साइड इफेक्ट लिख रखे हैं, पता चलेगा वह सारी आपके घर में आली। अब एक बात बताओ जी, खाना भी आपने केमिकल वाला मिला, पानी भी आपने केमिकल वाला मिला, इसका मतलब मुंह के जरिए जो भी शरीर में गया सारा सिंथेटिक केमिकल गया। अगर केमिकल शरीर में जाएगा, कुदरती चीज शरीर में नहीं जाएगी, तो आपका नर्वस सिस्टम ब्रेक होगा कि नहीं होगा? होगा जी। चलो जी अगले नंबर पे नाक के जरिए देख लेते हैं हवा में, क्या हम शुद्ध हवा में सांस लेते हैं? हाँ जी लेते हैं। देखो जिस टाइम पे मारी मां, मारी दादी चूल्हे में आंख फड़ाया करती, लाकड़ी थी और गोस्से थे, उनके दुम्मे में आंख फड़ाया करती। अरे कितने लोग बैठे हैं जिनकी उम्र 40 से ऊपर है, बताइयो 40 से ऊपर है, उनकी मां ने सबने चूल्हे पर रोटी बना रखी है, 40 से ऊपर वाला की मां ने, है ना? कोई बता दो उनकी मां का चश्मा चढ़ा हो तो किसी के भी नहीं चढ़ा नहीं। और जिनकी माए गैस शुरू तक गैस पर रोटी बनाने लग रही हैं, उनमें क्या परसेंट के चढ़ रहे हैं? यानी दुम्मे में काम करा कर दे तो आंख ठीक थी, और बिना दुम्मे की रोटी बनाने लग गए तो आंख खराब होगी। दुम्मे की आंख, दुम्मे में चूल्हे के आगे बैठा कर दे तो शरीर भी ठीक था औरतों का। और गैस पे जब वो गैस का लेंटर जब यहां पड़ता है ना, गर्भाशय को खराब करता है, तो ईब गर्भाशय कितने खराब हो रहे हैं, स्तन कैंसर और गर्भाशय कैंसर कितना हो रहा है, एक बार चेक तो करो, है ना? खेत में काम करांगे आप, अगर आप खेत में काम करांगे, शुद्ध हवा बैल वाली और अपने शरीर की मेहनत वाली होगी, या फिर जो ट्रैक्टर वाली होगी? कौन सी होगी जी? शुद्ध हवा बैल वाली होगी। ट्रैक्टर सिर्फ चलने चलने में गंदगी नहीं फैलाता, गाड़ी या मोटरसाइकिल सिर्फ चलने में गंदगी नहीं फैलाती जी, वो बनने में भी गंदगी फैलाती है। जितना लोहा, जितना इलेक्ट्रिक का सामान, जितना उसमें प्लास्टिक, जितना उसके लिए टायर बनाने में, जो वहां से बनने की शुरुआत से लेकर आपके घर तक पहुंचने में जितना प्रदूषण का, पर्यावरण का नुकसान हो है ना, उतना नुकसान तो आप मतलब अपनी पूरी जिंदगी छोड़ो, हमारा सारा गांव मिलकर अपनी पूरी जिंदगी में कदे ना करे जितना एक ट्रैक्टर करता है इतना नुकसान। और फिर क्या करें आप भाई, मशीन तो टाइम बचे। अच्छा टाइम बचे हुए टाइम में क्या करा भाई, आप बचे हुए टाइम में आप करें चुगली, बेफजूल में घूमना, मोबाइल पे इंटरनेट चलाना, वीडियो चलाना, फेसबुक चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, दोस्तां के लफाड़ी पने में घूमना, रोज साढ़े 6 बजे बियर की बोतल ठा लेना, कड़ी नमकीन ठा लेना, कड़ी चिप्स कुरकुरे ठा के ने बोतल उसकी कोल्ड ड्रिंक की ठा के बैठ जाना, यही कराते होंगे जी। खाली टाइम में आप यही करा, खाली टाइम में मारे की तरह जागरण करने तो नहीं चल दे मारे बच्चे जो खाली टाइम में। अच्छा फिर वो खाली टाइम में जब मोबाइल देखा जाए तो फिर सर्वाइकल हो जाए, ज्यादा सफर करें तो कमर दुखन लग जाए, बैठे बैठे रहे तो टांग खराब हो जाए, फिर डॉक्टर ने कहा एक्सरसाइज करा करो, फिर आप पार्क में घूमन जावा, है ना? मतलब शरीर का काम छोड़ के बीमार हुआ और फिर शरीर का काम करने लगा।
कैसे कमाल के अपन आदमी है ना, क्योंकि अपन सोच नहीं पा रहे कि हमारे पुरखों के पास सारी विद्या होते हुए भी उनने के पता को नहीं था कि सीमेंट का घर बनावांगे तो जब वो घर टूटेगा तो पूरे पर्यावरण, देखो सीमेंट बनने के लिए पहाड़ तोड़ना पड़ेगा, वहां से गाड़ियां लाद का अपने लेकर आवेंगी, फिर वो बनेगा। सीमेंट की मियाद कितनी है आप लोगों को पता है क्या? कितनी है जी? हाँ जी, है 23 साल, 30 साल, एक साल में तरेड़ आ जाए। मैं आपने बताऊं, कोई बीटेक सिविल इंजीनियरिंग तक कराया बालक हो तो वो देख लियो, नहीं तो ये नौजवान बालक बैठे गूगल पे सर्च कर लियो। सीमेंट जब आप घर बना देते हो तो उसकी ताकत मजबूत पकड़ बनानी मजबूत शुरू करती है। तो सीमेंट की सबसे ज्यादा मजबूती 29वें दिन होती है, यानी एक महीना। 30वें दिन के बाद उसकी मजबूती कम होनी शुरू हो जाती है, यानी कि सबसे मजबूत जो सीमेंट होती है वह 30 दिन तक होती है। उसके बाद चाहे वह फिर 20 साल में टूट लो, फिर वह चाहे 1 साल में तरेड़ आ जाओ, फिर वह 6 महीने में आ जाओ, फिर कदे आ जाओ, फिर वह कदे तक टूट लो। लेकिन जो अपने चूने के बने हुए भवन थे, जो किले थे, वो तो हजारों साल तक नहीं हुए पड़े जी। 500 साल पुराने पुल आज भी न्यू के न्यू इतने मजबूत पड़े। और वो जो टूटते हैं तो एक एक चीज इस्तेमाल होती है। इसका मतलब हमारे पुरखों को पता था कि कोई भी चीज यहां परमानेंट नहीं होती। इंसान को भी जाना है परमात्मा के पास और चीजों को भी टूटना है। तो जब वो टूटे तो पर्यावरण का नुकसान ना करें, इसीलिए उन्होंने प्लास्टिक की कोई आइटम घर में नहीं रखी, इसीलिए उन्होंने कोई पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं किया, जोड़े कपड़े का इस्तेमाल करे। जमीन में अपने मकान में लकड़ी, चूना, माटी, गारा इस्तेमाल करी। क्यों जी? शरीर में भी कपड़े सूती इस्तेमाल करे, प्लास्टिक की कोई आइटम तो नहीं यूज करी ना, रस्सी भी प्लास्टिक की यूज नहीं करी, सन की बनाई। चाहे खाट हो, चाहे उनके दरवाजे हो, चाहे उनके घर हो, चाहे उनके घेर हो, चाहे उनकी मशीनरी हो, वो ऐसी धातु की इस्तेमाल हुई कि जब वो खत्म हुए तो वापस या तो मिट्टी में मिल जाए या दोबारा मोल्ड करके इस्तेमाल की जा सके। कितने शाणे लोग थे, पर्यावरण का जीरो नुकसान। और आज हम किसे, यहां एक चीज भी ऐसी नहीं है जो अपन नाश ना कर दें। एक चीज भी, खान दिया ना भी, पिन दिया ना भी, पीवा किसा प्लास्टिक की बोतल में, ये प्लास्टिक के गिलास पड़े, बताइयो कितना नाश है यो पता है अपन है? सिर्फ किस चक्कर में? कौन धोवेगा, है नहीं? मतलब बेकर्तव्य में आप अपने बड़का का नाश करने लग रहे। और अगर आपने यकीन ना हो ना, यकीन ना हो, मैं आपको लाइव डेमो दिखा सकता हूं, लाइव डेमो। इस पानी में जो अपन कैंपर का पानी लावा, और मैं इसमें ले रहा हूं नलके का पानी, और यह स्टील की बोतल है। भाई कोई बालक जिम करता हो आप में तो आ जाओ मेरे तो रह। कोई बढ़िया कोई जिम करा बालक, मजबूत सा बालक ज्यादा बुलाऊं मैं, आइयो आ जा भाई, देखो ठाडा मोटा बालक है, देखा आजा। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको मालूम पड़े आपके जीवन में आप अपने बच्चों को क्या देने लग रहे हो। कोई वकील, कोई मास्टर, कोई जज, कोई गांव का सरपंच, कोई डीसी, कोई तहसीलदार आपको यह बात नहीं बताएगा, क्योंकि उससे उनका पूरा सिस्टम, पूरा बाजार खराब होता है। समझ गए? आइए जी भाई, क्या नाम आपका? हितेश शर्मा जी हैं। हाथ न्यू कर ले। ये देख, मोबाइल का नहीं, पानी का दिखाऊंगा, मोबाइल ना तो रख दे साइड में। यो भाई मैं आपको फर्क बता रहा हूं, मैं हाथ ने दबाऊंगा और दबन नहीं देना, और पूरा जोर ला लिए, ठीक है, और मैं दबा के छोड़ दूंगा, ठीक है, दबन नहीं देना भाई। जोर कहां लग रहा है आपका, यहां या यहां, कहां लग रहा है? दोनों जगह लग रहा। अब सिर्फ इस मोबाइल ने जेब में डाल लो, अरे दोबारा करो,
उतना ही जोर लगाऊंगा, वो उसके उस तक कम लगाऊंगा, और आप उस तक फालतू लगा के देख लो, और आप रोक के दिखाओ। हैं? क्या पहले जोर लग चुका है ना? लग चुका है, पहले जोर लग चुका है। चलो ए ले कर, मैंने बेरा था यू बका होगा नहीं, लगा जोर, लगा उतना ही, आई जान वापस। हाँ आई सिर्फ जेब में डालने से। चलो दूसरा बता देता हूं, स्टेम लगा, देख 3 बार ला लिया ना जोर भाई ने, फिर लगाओ जोर दोबारा, देख, और देख वापस आया कि नहीं आया, लगा जोर, ठीक है जान गात में, गई खत्म तो नहीं हुई। यो पानी जूठा नहीं है, यो प्लास्टिक के गिलास में है, एक घूंट पी ले इसकी, और पी ले थोड़ा सा। सिर्फ ये एक घूंट पानी कितना असर करती है, जो मोबाइल असर कर रहा है वो असर ये एक घूंट पानी कर रहा है। इब रोक के दिखा, सही है, सही है, सही है। अरे 4 बार 5 बार जोर ला लिया, इब यू लो की बोतल का पानी पी के देख लो, इब यो ही पानी पी के देख लो, मतलब मैंने इसमें कुछ नहीं मिला रखा यार, सिर्फ यू पैंडे का पानी है अपने नलके का, सीधा करके देखो, सिर्फ शरीर में गया, यहां तक ही गया ही बाल तो पानी। सिर्फ न्यू देखना गात में जोर लग रहा है कि नहीं लग रहा। ठीक है, लग रहा है, लग रहा है, कुछ नहीं। यो जो मोबाइल है ना, ये इतनी खतरनाक डिवाइस है, आपको अंदाजा नहीं है। ये आपने नहीं बना रखी है, ये उन्होंने बना रखी है। और देख लियो, और जो बालक यारे गोज मगा ले रहा है ना, यो इसका स्पर्म काउंट 0 होने लग रहा है, नपुंसक होने लग रहे धीरे धीरे, कदे राजी हो रहे हो। हाँ आप जाइए, ठीक है ना। और आप करके देख लियो अपने घर, मतलब आप न्यू करके देख लियो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। और अगर आपने न्यू चेक करना हो, आप अपने बच्चे को जो खिला रहे हो ना, सुनो भाई सुनो, है भाई, आप अपने बालक ने रोटी भी खुआओ, आप अपने बच्चे ने फल फ्रूट भी खुआओ, कुछ नहीं करना। उस पेड़ का पत्ता हाथ में पकड़ के, जो मैंने ऐसे भाई का एक्सपेरिमेंट कराया ना, हाथ में पकड़ के वो पत्ता, और उसी एक्सपेरिमेंट ने करके देख लियो। अगर गात में जान खत्म हो जाए तो हाइब्रिड या खतरनाक चीज है, अगर गात की जान न्यू की न्यू बरकरार रहे तो समझ लो असली चीज है। ये तो कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं, इसके लिए तो कोई मशीन ले आने की जरूरत नहीं, गात अपने आप बता देगा कि तेरी गात में जान है कि नहीं है। खत्म उसी टाइम हो, हाथ में लेते ही खत्म हो जाएगी। शरीर ने परमात्मा ने इतनी गजब का सिस्टम दे रखा है कि शरीर का एक एक अंग, यानी कि जो स्किन है ना, या खाल टच आंदे ही भीतर में रिएक्शन चालू हो जाए। अब देखो, इस भाई ने मोबाइल सिर्फ जेब में डाला था, और जेब में डालते ही रिएक्शन चालू हो गया बॉडी का, मतलब मोबाइल तो यहां पॉकेट में, और जान चली गई हाथ की। क्यों भाई जी? और अपने आप महसूस होगा, करके देख लियो। तो यानी कि जब तक आपके हाथ में मोबाइल है, तब तक आपकी बॉडी डिग्रेड होने लग रही है, ऊर्जा खत्म होने लग रही है, और आपने अपने बच्चे के, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा रखा है। अब यह बात अगर मेरे जैसे अदने से आदमी को मालूम है, तो क्या सरकारों को नहीं मालूम है? हाँ जी, शरीर में केमिकल जाएगा, गेहूं अगर केमिकल वाला जाएगा, पानी अगर केमिकल वाला जाएगा, हवा अगर केमिकल वाली जाएगी, शरीर के साथ मोबाइल अगर टच में रहेगा, घर के अंदर टीवी अगर घर के अंदर रहेगा, तो हमारा पूरा समाज कैसे बर्बाद होगा? क्या ये सरकार को नहीं मालूम है? उनके पास तो एक से एक साइकोलॉजिस्ट, एक से एक रिसर्चर, एक से एक वैज्ञानिक बैठे हैं। तो जब उनको सब कुछ पता है कि इससे इनका शरीर भी खराब होएगा, इनके बच्चे भी खराब होएंगे, और इनका परिवार भी टूटेगा, और इनका समाज भी टूटेगा, तो सरकार इन चीजों को प्रमोट करेगी। क्यों जी? और ऐसे हालात पैदा करेगी कि आपको सब्सिडी उन चीजों पे देगी जिससे आपके समाज का नाश हो है। ठेके में आमदनी बहुत ज्यादा होएगी, ऑर्गेनिक सामान बेच के देखो उसमें आमदनी नहीं होएगी। इलेक्ट्रॉनिक के सामान में आमदनी होएगी, कंप्यूटर का सामान बेचोगे आमदनी होएगी, इंटरनेट का सामान बेचोगे उसमें आमदनी होएगी। देसी सामान हाथ का बना हुआ बेचोगे उसने बनन नहीं देवेंगे।
कुमार की भट्टी बंद करा देंगे कि पोल्यूशन फैला हुआ है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलेंगी ऐसे ही। आपका क्लेसर बंद करा देंगे कि प्रदूषण फैला हुआ है, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन शुगर मिल का केमिकल चलेगा जो कैंसर करता है। नहीं समझे? इसलिए सरकार घर आके आपको परेशान नहीं करती, लेकिन ऐसे नियम जरूर बनाएगी जिससे आपको यह मालूम पड़े कि आप जबरदस्ती उस रास्ते पर चले जिस पे वो चलाना चाहती है। अगर आप मोबाइल का सिम कार्ड लेने चले जाओ और अगर मोबाइल आपने ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया है तो एक्टिव होने में 2 दिन लग जाएंगे जी, सांझ तक एक्टिव होगा जी, परसों तक होगा। लेकिन आधार कार्ड दे दोगे तो 15 मिनट में 5 मिनट में चालू हो जाएगा। आधार कार्ड में ऐसा क्या है भाई? बिना आधार कार्ड के फार्म भरोगे तो 900, आधार कार्ड से फार्म भरोगे तो 900 रुपए फीस है नौकरी का, और अगर बिना आधार कार्ड भरोगे तो 1800 रुपए फीस है। भाई आदमी सोचे बनवाई लिया तो दे दे एक बारी। और फसल का बीमा, जमीन के कागज, आपका बैंक अकाउंट, ITR, पैन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आपका प्रॉपर्टी ID, फैमिली ID, पानी का बिल, बिजली का बिल, पेट्रोल डीजल का बिल, ट्रैक्टर के कागज, सब कुछ आधार कार्ड के साथ जोड़न खातर लाइन में ला रखे पिछले 10 साल से। क्यों जी ला रखे ना? क्या तला रखे? क्योंकि पिछली बारी तो इन्हें कहना पड़ा था कि सर्टिफिकेट दिखाओ वैक्सीन का, तब दुकान खोलने देंगे, तब स्कूल में जाने देंगे, तब फार्म भरने देंगे। अगली बार को नहीं करते हैं। अगली बार तो न्यू कहेंगे जिसने की वैक्सीन आधार कार्ड के साथ अपडेटेड नहीं है उसका आधार कार्ड बंद। आधार कार्ड बंद तो बैंक अकाउंट बंद, पैन नंबर बंद, ITR बंद, दुकान बंद, जितने काम है सब बंद। क्यों जी कर नहीं सकते क्या? अगली बार एक बार बताइए, कर नहीं सकते क्या? पाछा करके दिखा लिया, टेस्टिंग कर लिया आप लोगों की, आपकी संगठित होने की ताकत की भी, आपकी सवाल पूछने की ताकत की भी, आपके इकट्ठे रहने की भी। उन्हें पता है जात के नाम पे कदे बांट लो, कदे बांट लो। ईब कदे और भाई कल की बात हो रही थी, कल हमने एक मीटिंग ली थी अपनी रोहतक में अपने साथियों की, और एक हमारे साथी ने सलाह दी कि जी न्यू है ईसा है हमारा देश, इन्होंने जातिवाद में बांट दिया और हर जाति अपने ही जाति के नेता को एक्सेप्ट करती है, इसीलिए जनता सरकार मोर्चा को हर जाति में नेतृत्व तैयार करना पड़ेगा। मैं बोला ओ भाई ये जोड़ुआत कौन सी जात बैठी है भाई जिसकी जात का MLA ना बना हो आज तक? अरे बैठी है कि कोई सी जात? अरे सारी जात बैठी होंगी, ब्राह्मण भी बैठा होगा, गुज्जर भी बैठा होगा, जाट भी बैठा होगा, कंबो भी बैठा होगा, चमार भी बैठा होगा, वाल्मीकि भाई भी बैठा होगा, कोई ना कोई सारे भाई बैठे, मतलब कहने वाला जो है। और सारे के MLA बन लिए, सारे के MP बन लिए, सारे के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कितने के बड़ी बड़ी पोस्ट पर DC VC बन लिए। अच्छा हो गया भाई हमारी जात का फायदा? अक नाश होया, सारिया की जात का नाश होया, क्योंकि अपनी एक ही जात है मानस जात, वह उसने दूसरी जातियां में बांटना चाहे। मनु कम है कि भाई ना कंबो जो है ना वह तो किसान आंदोलन की गेल कौन थे कि तो जाट्टा का आंदोलन है, ऐसा नहीं था भाई। और कई कंबोआ के बालक भी थे हमारी गिला, हम थे आंदोलन में। कौन से कंबो नहीं थे? वह कंबो नहीं थे जिनसे न बेरा को नहीं था कि इस जाट आंदोलन में हो के रहा है, और वह जाट भी कौन थे जिन्हें नहीं बेरा था? वह भी तो बीजेपी की गेल खड़े थे, वह भी सरकार की गेल खड़े थे, वह भी तो गाड़ देने लग रहे आंदोलन वाला ने। इसलिए जात का कोई खेल को नहीं है, असली खेल तो यहां का है सोच का, कि अपन ने सोच क्या बनाई है अपने बच्चों की। इवा हमने अपने बच्चों को एक काम पे लगा रखा, सिर्फ एक काम पे, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ के कुछ बन जो, ये कहवा जी आवा। और पढ़ के सिर्फ एक चीज बन सके वो बच्चा, सिर्फ एक, नौकर। ज्यादा से ज्यादा कह रहा हूं मैं, पढ़ने के बाद ज्यादा से ज्यादा वो नौकर बन सके, और नौकर बन दे ही वो नौकर हो जाए, फिर इंसान नहीं रंदा। क्यों जी? आंगनबाड़ी वर्कर ने कहा नहीं था, SDM तक जाकर अपनी बात कहो आप,
रा लाख दी बात कहो, सच्ची बात कहो, डीसी ने सच्ची बात कहो, थाने वाले ने सच्ची बात कहो, एक लाइन कहेगा हम के कर सका जी, हम तो नौकरा, हमने तो नौकरी करनी नहीं कहे जी। उन्हें पता है कि सामने खड़ा हुआ आदमी सच बोल रहा है, उसको पता है कि ये ठीक बोल रहा है और सरकार गलत कर रही है, वो इस बात को कह के बच जाता है जी हम तो नौकर है। अरे तू मानस भी तो है, बोला जो तो जिधन नौकरी करी उधर छोड़ दिया था मानस पना, तो जब नाम में कह दिया नौकर तो मालक जो कहेगा वो कहना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, चाहे डीसी हो और चाहे चपड़ासी हो, नौकर है भाई। डीसी बनना इसलिए चाहे क्योंकि डीसी ने कार भी मिला है, कोठी भी मिला है, पीछे भी गणे मिले, बस। ऐसा नहीं है कि वो अपनी निर्णय अपनी मर्जी से ले सकता हो, इतनी औकात डीसी की भी नहीं है, इतनी औकात एसपी की भी नहीं है। भाई आपके गांव में आपके बच्चों के लिए बात करने के लिए कितनी बार आपका एमएलए आया, कितनी बार आपका मास्टर जी आया, कितनी बार आपके वकील आए, कितने पढ़े लिखे बालक आए, कितने आपके गांव का डीसी बन रहा हो, आपके जात का कोई नेता हो, कोई आया कि आज तक? हां जी बताइए जरा, कोई आया कि? आगे आने की उम्मीद है कि? आपके बालका के लिए कोई बात नहीं करता, आपके पानी ने बचाने की कोई बात नहीं करता, आपकी खेती ने बचाने की कोई बात नहीं कर रहा, आपके समाज ने बचाने की कोई बात नहीं कर रहा, आपके गांव में तो नशा निकालने की कोई बात नहीं कर रहा, परिवार ने जोड़न की कोई बात नहीं कर रहा, सुख शांति की कोई बात नहीं कर रहा, भाईचारे की कोई बात नहीं कर रहा, जायज कोई बात नहीं कर रहा, तो कौन आओगा जी आपके गांव में बात करने? कोई अवतार आवेगा? अरे भाई किसी ने क्या ठेका ले रखा आपके गांव में आके आपके बच्चों की बात करने का? भाई जिनके बालका का नाश होने लग रहा है, उनने फुर्सत नहीं है, जिनका समाज टूटन लग रहा है, जिनका परिवार टूटन लग रहा है, जिनका नशा बढ़ लिया, जब उनने फुर्सत नहीं है तो फिर किसी और ने ठेका ले रखा है क्या जी? हाँ जी, क्योंकि यह बात मेरे से बताई थी खुद नरेंद्र मोदी से मिलकर आया, उसके बाद के सारे नेताओं ने। मैं 2015 में मिलकर आया था नरेंद्र मोदी से। उसने एक योजना चालू करी थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसके तहत उसने फर्जी डेटा तैयार किया था। इस फर्जीवाड़े में तो बाद में पता चला कि फर्जीवाड़ा है, पहले तो हम भी सोचा करते ठीक के मानस होगा, ठीक के बात करेगा। मैंने उससे एक बात कही, मैं कहा जी मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है, 3 साल की उम्र के बालक के बारे में मैं न्यू बता सकूं जो बच्चा इस काम के लिए पैदा हुआ है, वो को था देख के बता दे, कौन को था यो सोनी यो रविंद्र बताओ था, मैं देख के कौन बता, पूरा एनालिसिस का एक सिस्टम है, उसके बाद उसकी एक रिपोर्ट बने तो पता चले कि इसका दिमाग इस टाइप का। उन्हें कहा जी आप फिर आपका प्रोफेशन है यो? मगर हाँ, इंडिया में इस पे काम करने वाला मैं पहला आदमी हूं, यानी कि इससे पहले में इंडिया में इस पे किसी ने काम नहीं करा। बोला फिर इसकी फीस भी ले हो आप? मगा जी फीस ले आया करूं। कितनी? एक बालक की फीस मेरी 1.5 लाख रुपए है अभी। भाई एक बालक की फीस 1.5 लाख तो देने का ब्यों तो कौन ही किसेगा? मेरे तो बते रहे हैं, मेरे तो 2 साल की एडवांस बुकिंग रहा है मेरी, तो मेरे पे तो आज पीछे जमा कराओ तो 2 साल में नंबर आवे, क्योंकि मैं महीने में सिर्फ 4 लोग आता मिला करूं, तो 4 लोगों से मिलते ही उसके बाद बाकी का काम समाज में क्यों घर भी चलाना जी। बालक मेरा बेटा इंटरनेशनल प्लेयर है, लॉन टेनिस का नेशनल चैंपियन है, तो काफी पैसा खर्च होता है गेम में, स्पोर्ट्स पे, तो भाई वो अभी बालक था तो कमा के देना ही पड़ेगा, अगर क्या था तो। अच्छा जी, फिर मारे अकेले हो गए। फिर मैंने एक नियम बनाया हुआ है, 2016 में प्रोफेशनली कमाना छोड़ के हमने एक नियम बनाया था कि यदि कोई गांव वाले, यदि कोई समाज का आदमी, कोई शहर वाला भी अपने समाज के लिए काम करना चाहता है, तो जो ट्रेनिंग इसमें ट्रेनिंग दिया अगर आप फ्रेंचाइजी को, जो ट्रेनिंग प्राइवेट स्कूल के लिए या किसी टीचर के लिए या किसी के लिए 10.5 लाख रुपए कीमत है, वह ट्रेनिंग समाज के लिए काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल फ्री है। उसमें मेरा टाइम, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग सब कुछ फ्री, लेकिन समाज के लिए। आपको केवल अपने बच्चे के लिए फायदा चाहिए, फिर नहीं है फ्री। भाई आपको मेरे अपने बच्चे के लिए चाहिए तो मेरे बच्चे के लिए कर दो, और अगर आप समाज के लिए कर रहे हो तो फिर मैं आपके लिए करूंगा। अल्टीमेटली समाज ऐसे ही तो चलता है। समाज के चलने का तरीका यह होता है कि समाज का नियम होता है कि बालक सबके साथ ले होया करें,
इस समाज के नाश होने का उदन ते शुरुआत हुई है जिदन ते मां बाप ने अपना बालक अपना मानना शुरू करा। आप याद करो अपने घर टूटने का दौर, जड़े 4-4 भाई 6-6 भाई इकट्ठे रहा कर दे, जिन 6-6 भाइयों में तय किसी एक मां ने अपने बालका ते न्यारा खुआना शुरू करा, उदन घर टूटना शुरू होया है। जब तक सबके बच्चे इकट्ठे एक जगह पर खाया करते तब तक घर इकट्ठे रहा करते। क्यों जी? जिदन किसी के बाप ने अपने बच्चे के लिए अलग ते ले आया कुछ भी पालन खातर खान खातर न्यारा, अगले बेटा या सेब तेरी खातर ले आया हूं, उदन तक घर टूटना स्टार्ट होया है। होया करता कि ना जी? मारा तो एक रिवाज था, मेरी मां बताया करती मैंने, वो मेरे तो न्यू कहा करती कि तेरा पापा तो तने गोदी भी नहीं ठावे था। किस किस ने सुनी है यह बात कि आज पिता अपने बच्चे ने नहीं ठावे था? सुनिए आप लोगों ने यह बात? करियो हाथ खड़ा एक बारी। सुना नहीं आपने यह बात? क्यों आया करती थी यह बात? देखो, उन्होंने बोला बच्चे बुरा ना मान जाए, बाकी बच्चों बुरा ना मान जाए। और जी कोई और बताएगा क्यों आया करता यो? मैंने इस पर चिंतन करा, अपने दादा का चर्चा करी और बुढ़ा का चर्चा करी, तो अलग अलग बात निकल कर आई, लेकिन फिर एक बात निकल कर आई सच जो थी असलियत में। एक बुढ़े ने मेरे को नहीं बताया, दादा ने मेरे ने नु बोला ऐसा है काले काला क्या अगर मैंने घर में, और मेरे वो बात नहीं कि नहीं आता, बोला ऐसा काले बात यह है कि बालक सबके साथ ले होया करे, सबके साथ ले हुए। तो ऐसा नहीं है कि तेरा पापा तने गोदी नहीं ठावे था तो वो किसी के बालक ने नहीं ठावे था, जब वो शर्मांदा बालका ने ठांदा तो फिर बाकिया ने भी नहीं ठावे था। वो क्या करा करता? अपने ने नहीं ठावे था लेकिन बाकी तीनों भाइयों के बालका ने ठाया करता। और जो दूसरे नंबर पर चाचा है वो भी अपने ने नहीं ठावे था, बाकी सारे के ने ठाया करता। और जो तीसरे वाला है वो भी अपने ने छोड़ के बाकी सारे के ने ठाया करता। समझ के बाद अब आदमी अपने बच्चों को गोदी नहीं उठाया करता, बाकी सारे ने उठाया करता। और जब दो बच्चे लड़ते हो आगे शिकायत लाने खातर, उनमें तो एक जब अपना ही बालक होया और बेरा है कि गलती उसकी दूसरे की है, फिर भी अपने के लग करता थप्पड़। होया करता कि नहीं होया करता? मतलब यो एक पता नहीं कितना क्लासिक कल्चर था, मतलब उसमें ये फीलिंग देनी होया कर दी, अपना तो अपना है ही, बाकिया थे भी ये फीलिंग देनी है कि तुम भी मेरे हो और मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं 24 घंटे, तुम्हें मेरे से डरने की जरूरत नहीं है। अगर शिकायत लेकर आए हैं तो गलती बेशक भाई आले बालका की थी, पिटा फिर भी अपना करता। अरे मेरी गल तो कहीं पर बनी, मैं मरोड़ में आ गया, अगर भाई मैं अपने पापे तो रजाऊं, अपने चाचे तो रजाऊं, शिकायत लगेगा मेरे लगता उल्टा, भाई तो अच्छा काम है भाई, फिर अपने शिकायत लगानी बंद कर दी। इसका मतलब यह होया कि बच्चे पालने की जिम्मेदारी मां बाप की नहीं है, बच्चे पालने की जिम्मेदारी समाज की है। और समाज को वो व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि जब किसी बालक के दोनों मां बाप ना रहे तो वो कैसे जिएगा। अनाथ नाम की कोई चीज नहीं थी हमारे समाज में जी, कदे पहले विधवा नाम की कोई चीज नहीं थी जी। क्यों जी? ये हरामी अंग्रेजों ने हमारे को झूठ पढ़ाया कि विधवा विवाह किसने शुरू कराया, गलत पढ़ाया। वो हमारे समाज में विधवा शब्द था ही को नहीं, ना अनाथ शब्द था, क्योंकि मां बाप ये मानना करते, हमारे बुजुर्गों को पता था कि बच्चे केवल हमारे जरिए परमात्मा की देन है, जो समाज में आए हैं, जो धरती पे आए हैं, हम उनके मालिक नहीं हैं, वो सबके हैं, समाज के हैं। और हम उनको अपने लिए नहीं बड़े कर रहे, हम उनको समाज के लिए बड़ा कर रहे हैं। इसीलिए एक भी बुढ़ा, एक भी बुजुर्ग आदमी, ये जो वृद्धाश्रम होया करे ना, इनमें नहीं था। जब तक बच्चे समाज के थे तब तक बुढ़ा भी समाज का था। क्यों जी? मैंने ऐसे बड़े बुजुर्ग देखे हैं जिनके बच्चा ने सेवा नहीं करी तो उनके चाचे ताऊआ ने कर दी, चाहे अपनी रिश्तेदारी में चला गया, चाहे कितने गांव में राह चाल दे, किसी हो के घर में बैठ गया, वो उसे घर में रहा था। भाई एक बुढ़ा था, राह चाल दे आया था, बोला बालक सेवा नहीं कर दे, हम बोले तू वो ताऊ मारा रहे ले मारे, हम करांगे तेरी सेवा। वो है कि नहीं? आपने भी सुनी होगी कहानी कि अब तो देखिए प्रैक्टिकली
मतलब किसी को वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं थी। अब वृद्धाश्रम हो, जात पात पर लड़ाई हो, अनाथालय हो, कपड़े लत्ते देख के आदमी की इज्जत करना हो, खेती वाले ने कमजोर समझना हो, और इन चीजों का सारा ड्रामा चालू होया जिस दिन तक टेलीविजन अपने घर में आया। क्यों जी? आपने कभी सुना 40 पार का मानस कौन है? 40 पार का, बस 40 पार के बाद सुन लो। 40 से ऊपर के कौन कौन है? हाथ खड़े करियो जी। आपने अपने बचपन में कदे सुना कि गांव में कदे किसी का रेप होया हो? हाँ जी, कदे सुना हो? कोई रेप कल्चर अपने समाज का है ही नहीं, तो टेलीविजन के समाज का कल्चर है। जिस दिन तक एकता कपूर आई उतने बेरा लगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के हो है, डीएनए टेस्टिंग के हो है कि किसका बालक किसके घर में पैदा हो रहा है, कौन किसके गल अफेयर कर रहा है, किसके मतलब कौन किसका पति कौन किसका, तो इन्हें सिखाया ना अपने को। हाँ जी, शक्ति कपूर और ने सिखाया लड़कियां का राह रोकना। मैं बलमा, डायलॉग याद है सब कह रहे? मतलब किसी भी चोरी का राह रोकना है, इस तरीके से बकवास करना, ये टीवी ने सिखाया है अपने को, हमारे बच्चों को। क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता सच क्या है झूठ क्या है। आपके घर में 4 साल तक कम उम्र के घर में किस किस का बच्चा है? हाथ खड़ा करियो। 4 साल तक कम उम्र का पूरा हाथ खड़ा करो जी। देखो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको जीवन, अपने बच्चों का जीवन है आपका सारा। 4 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, इनमें तय हाथ रखो खड़े, हाथ खड़े रखो। इनमें तय वो जने हाथ खड़े रखो जिनके बच्चे कार्टून भी देखते हैं। सारे आगे देखा है, अब कर लो नीचे। अब 4 साल तक कम उम्र है बच्चे की और वो कार्टून देखता है। जब उसकी मां उसने कुछ कहा है तो क्या आप में से किसी के बच्चे का डायलॉग वही आता है जो कार्टून में बोला जाता है? हाथ खड़ा करियो, देख लो सारे आगे हाथ खड़े हो लिए। क्या मामा आपने तो दिमाग खराब करके रखा हुआ है, मैं आपकी कोई बात बिल्कुल नहीं मानूंगा, ऐसा करके बोलते हैं ना, है कि नहीं? उनको नहीं पता जीवन कैसे जीना है जी। वो तो सब कुछ सीखने लग रहे वहां से, क्योंकि उसके बाप के पास टाइम नहीं है उसके लिए। उसका बाप तो मोबाइल में इंस्टाग्राम में उलझा पड़ा है, वो तो रील देखने पर ला गया पड़ा है। उन्हें बेरा ही नहीं चीना कैसे है, क्योंकि उन्हें पता उसका बाप लाग रहा है तो मैं उड़ान लाग जाऊं। वो तो अपने मां बाप से, अपने बच्चों से कैसे बात करनी है वो तो अपने कार्टूनों में देख रहे हैं। और उनके कार्टूनों में आपने नहीं देखा, उनके कार्टूनों में लड़कियां और लड़कियां एक दूसरे को लिप किस कर रही हैं, लड़के लड़के आपस में किस कर रहे हैं, लड़कियां आपस में शादी कर रही हैं, तो वो देख रहे हैं। तो उनको ऐसे ही समाज जीना होता होगा। जब वो आपको डायलॉग ऐसे बोल रहे हैं तो जीवन जीना भी वहीं से सीख रहे हैं वो ऑटोमेटिक। नहीं समझे जी? इसका मतलब जिसके भी घर में या मोबाइल नाम की आइटम है, बड़का का भी नाश करेगी, परिवार ने भी तोड़ेगी, शरीर के टच रवेगी, शरीर ने भी खोवेगी, काम धंधे ने भी खोवेगी। मैंने इस पर बैठ के लंबी चर्चा करी थी, 3 दिन की ट्रेनिंग में बैठ गए, 1 घंटा चर्चा अपनी, एक सिंगल फायदा का प्रूव नहीं कर पाया कोई आदमी। टेलीविजन, इसका मोबाइल का, टीवी का एक फायदा भी। मैंने कहा था तू एक फायदा बता, मैं तेने 3 नुकसान बताऊंगा उसे लाइन में। लेकिन हमको ये बात कोई नहीं बताएगा, बल्कि हमको ये बताया जाएगा कि अब तो बैंक भी मोबाइल पे आगे भाई क्यों कर गुजारा होएगा। ये बैंक मोबाइल पे अपने आप को नहीं आए साहब। अगर गोज में रुपया हो, मान लो मोबाइल में रुपया हो, सॉरी एक गोज में रुपया और एक मोबाइल में रुपया है और एक बैंक में रुपया पड़ा, जरूरत पड़न पे कौन सा काम आवेगा? सिर्फ जेब वाला आवेगा, मोबाइल वाला रुपया काम नहीं आवेगा। इंटरनेट नहीं होगा तो है, और बैंक वाला रुपया काम नहीं आवेगा जब बैंक बंद हो तो, बैंक का टाइम ना हो तो, या बैंक में ही पैसे ना हो तो। और इन्होंने जेब का रुपया आपका खाली कर दिया है। आपके घर में धातु नाम की चीज नहीं है, लोहा आपके घर में नहीं है, सोना आपके घर में नहीं है, चांदी आपके घर में नहीं है, पैसा आपके घर में नहीं है।
जमीन आपकी बैंकों में गिरवी पड़ी है, समाज आपका टूट चुका है, आप सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हो, पानी आपका अपना नहीं है, पानी सरकार के ऊपर निर्भर है, अनाज सरकार के ऊपर निर्भर है, पेट्रोल डीजल सरकार के ऊपर निर्भर है, बिजली सरकार के ऊपर निर्भर है, और वो हर चीज को प्राइवेट करने की तैयारी चल रही है। और अगली बार जब आप उनकी बात नहीं मानोगे तो उन्हें आधार कार्ड बंद करना है, आधार कार्ड बंद कर दे। तो गैस के कनेक्शन पाइप के भी आ लिए गए, रदौर में भी आ लिए ना, यमुनानगर में आ लिए, रदौर में भी आ जाएंगे, गामा देवेंगे, सिलेंडर छोटे कर देंगे, सिलेंडर 10 किलो का कर देंगे, 8 किलो का, कौन उठाया फिरेगा रोज रोज, तो ला लें तो कनेक्शन। सिलेंडर में पड़े जो है 25 रुपये किलो, मान ले 50 रुपये किलो, और गैस का वो जो पाइप वाली पड़े 20 रुपये किलो, बाज के लोगे 20 रुपये किलो वाली चीज, लाइन में लाग के लोगे भाई। और फिर उसका कनेक्शन भी आधार गेल जोड़ेंगे, ठीक, तो फिर किसने मिलेगी गैस? गोसे लाकड़ी बच नहीं रहे, जंगल बच नहीं रहे, डांगर बच नहीं रहे, मतलब गैस एकमात्र साधन होगा रोटी बनाने का। और गैस तब मिलेगी जब आप ठीक रहोगे। ठीक रहने का मतलब यू है, अगर जनता सरकार मोर्चा ने दान नहीं दोगे, जनता सरकार मोर्चा की मीटिंग में नहीं जाओगे, जनता सरकार मोर्चा की पोस्ट लाइक नहीं करोगे, यह कंडीशन है। क्योंकि जनता सरकार मोर्चा ने बताया है कि ईब आपा गुलामी से बस एक कदम दूर है। क्यों जी भाई? साइमन कमीशन ये क्या करता, साइमन कमीशन का जिक्र करा ना हो सोनी ने, वो जो क्या करता, इसे कानून होने चाहिए कि सरकार के पास पूरा कंट्रोल होना चाहिए। आज की सरकार भी तो न्यू कहने लग रही है, हमने लेके गई पुलिस, हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं थी, हमने किसी के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाया, हमने किसी से कोई बदतमीजी से बात नहीं करी, किसी को कोई गाली नहीं दी, हमारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं लिखी गई, एफआईआर नहीं लिखी गई, हमको उठा कर ले गए, हमारे आड़ तोड़ दिए, तोड़ के सामने उल्टे गिर दिए। तो ये आड़ तोड़ के उल्टे गिर दिए, मार के भी तो गिर सके थे, और गिरेंगे, आगे आगे गिरेंगे। अगर पब्लिक न्यू ही नपुंसक बनी बैठी तमाशा देखती रही, अब तो मारे तोड़े हैं, कल ना अपने भी टूटेंगे, साढ़े जितने बैठे सारे हैं टूटेंगे, उनसे देखने लग रहे उनके भी टूटेंगे, उनसे बाहर बैठे उनके भी टूटेंगे, छोड़ दे को नहीं। अगर किसी ने न्यू लगता हो ना आग इब्बत तो पड़ोसी के घर में लग गया, मेरा तो बच रहा है, थोड़े दिन बाट देखो अपना भी आवेगा नंबर। क्यों क्यों बाट देख रहे? जुन से न्यू क्या कर देना, अरे जमाना खराब हो लिया, कति नाश हो लिया, छोरी न्यू करन लाग गई, छोरे न्यू करन लाग गए, उनके घर में भी होने लग गई बात में, जो से दूसरे के घर ने देख के गया कर दे, इवन चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं बोलते, और जो सही भी चुप बैठे हैं, अगला नंबर उनका है। क्यों जी, गलत तो नहीं कह रहा? अब इतनी सारी बात बता दी, समाधान क्या है? हाँ जी, एक ही समाधान है जी, एक ही समाधान। अगर आप लोग इस बात ने समझ सकते हो, एक तो अपनी जात भूल जो सी कागजा में लिखा करो, हैं, अरे याद रख लो अपनी एक ही जात है, मानस जात, आपा इंसान है। नंबर 2 यह बात याद रख लो कि बालक पढ़ाने की, बालक पालन की जिम्मेदारी मेरी या आपकी नहीं है, या समाज की है। और जब समाज की है तो बालक के काम करेगा, क्यों कर काम करेगा, और समाज ठीक क्यों कर रहा है, यह बात का निर्णय तो समाज बैठ के करेगा। क्यों जी? शुरू में बड़ी तकलीफ आवेगी, क्योंकि सरकार में बैठे लोग, तंत्र में बैठे लोग, पॉलिटिकल पार्टियों का पटका पहने हुए लोग, अलग अलग दुकान खोले हुए लोग, कट्ठे बैठन को दे वहां पा नहीं बाल जोर लागेगा कट्ठे बैठन में। इसलिए हमने न्यू पता कोई बात नहीं, और किलकी मारांगे और समझावांगे, किसी का तो समझ में आवेगा, कोई तो शुरुआत करेगा, कदे तो करेगा, पहले हम 2 तय करेंगे, फिर 10 होवेंगे, फिर 100 भी होवेंगे, फिर समाज के जितन ढी डालेगी उतन तो आवेगा, जितन ढी डालेगी फिर तो आओगे। अब तो कुछ रह को नहीं रहा, किसी ने ये बैठा है ना, किसी ने अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ नशे के कारोबारी बैठे हैं, हर गली के नुक्कड़ पे नशा बिक रहा है, आपके गली घर के गांव के अंदर हर गांव में नशा आ चुका है।
कितने बढ़िया स्कूल में पढ़ा लो, सुरक्षित नहीं है आपका बच्चा। कितने नंबर ले लो, उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। नौकरी से ऊपर कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, केवल बड़ी बड़ी कंपनियां चलने के लिए तैयारी कर रही हैं। आपके बच्चे के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आपने सारा काम सरकार पे छोड़ दिया। काम समाज का था और छोड़ दिया सरकार पे। जब तक समाज के कंट्रोल में था तब तक वो बच्चे सुरक्षित थे, सेफ महसूस करा करते। जिस दिन से पुलिस, कोर्ट और सरकार आई है, जिस दिन से राजनीतिक पार्टियों ने गांव के अंदर घुसना शुरू किया है, तब से समाज का सत्यानाश कर दिया। लेकिन हमको समझ में नहीं आएगा, अभी शायद नहीं आएगा। तो हमने अलग अलग मुद्दों पे लोगों को जोड़ना शुरू किया। हमने कहा भाई जिसकी जैसी जरूरत हो जुड़ जाओ। पहले नंबर पे पहली जरूरत, आपका बच्चा कुदरत ने, परमात्मा ने किस काम के लिए पैदा किया। अगर वो 3 साल की उम्र में पता चल जाए तो गांव के सभी बच्चों को अगर उसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो गांव का एक भी बच्चा बेरोजगार ना रहे। ऐसा अगर शिक्षा का माहौल बना दिया जाए तो कैसा रहे, एक भी नहीं छोड़ना। अगर अपने लोग साथ मान दो तो तैयार हो सके, गांव राम तैयार हो सके। दूसरे नंबर पे गांव में थे जिस भी भाई का जितना भी बड़ा कर्जा है उस कर्जे ना हम तारांगे। दोबारा कर्जा नहीं लेना, दोबारा बैंकिंग नहीं करनी, अपने गांव ने संभालन का काम करना। जब तुम गांव ने संभाल दो तो सबते गांव का कर्जा जनता सरकार मोर्चा तार देगा। ठीक है जी, कर्जा उतर गया, शिक्षा व्यवस्था बन गई, रोजगार के साधन बन गए। फिर तो आप गांव की राजनीति ने ठीक कर सका। राजनीति मतलब राजनीति ने बाहर काट सका, समाज ने वापस स्थापित कर सका कि नहीं हो सकता जी। देखो, ये लोग अपने तंत्र और अपनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने चारों तरफ 24 घंटे प्रचार करके रखते हैं। टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, पोस्टरों के माध्यम से, बैनरों के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से, अभिनेताओं के माध्यम से, खिलाड़ियों के माध्यम से, या नारे नारे बैनर लागे पावे, मतलब 24 घंटे। हम अपनी बात के लिए कोई पोस्टर नहीं लगाते, कोई बैनर नहीं लगाते, कोई फेसबुक पे पोस्ट नहीं लिखते, इसलिए हमारी बात लोगों तक नहीं पहुंचती। क्यों जी? अब इनके तो बच्चे क्या सिखाते हैं। अब सचिन तेंदुलकर है, टेलीविजन ने पहले उसको बनाया क्रिकेट का भगवान, और फिर अखबारों ने लिखना शुरू किया क्रिकेट का भगवान। अरे क्रिकेट का भगवान आपके नए बच्चे ने जो करा ड्रीम 11 की टीम बनाओ और जुआ खेलो। जखाम खाई 6 लाख रुपये मना कमा लिए बैठे बैठे, तुम कमा लो तो क्या बुराई है। क्यों जी? अजय देवगन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये आपके बच्चों को कह रहे हैं मल खाओ। मल, मल किसको कहते पता है ना? लेटरिंग वाला मल नहीं, विमल, विमल खाओ। वो कह रहे हैं गुटके खाओ, पान मसाला खाओ, तंबाकू खाओ, डर के आगे जीत है, टॉयलेट क्लीनर पियो। है नेता कह रहे हैं रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है जी। मिल बैठेंगे 3 यार, ये क्लब सोडा, ये विस्की, ये दारू, ये बियर आपके बच्चों को ताकतवर बनाएगी। ये सिखा रहे हैं जी। नेता, अभिनेता और खिलाड़ी ही तो काम कर रहे हैं। पहले वो उनको मशहूर करते हैं, जब उन्हें सारे लोग जानने लग जाए फिर वहां आपके बच्चा ने कबाड़ खुआवे। आपके बच्चे को क्या खाना है वो भी टीवी बताने लग रहा। यो दौर पड़ा जी। सारे भाई जानकार हो, नौजवान बच्चे हैं, कुछ मत करो, फालतू मेरी बात पे भी यकीन ना कर दो ना। राइस ब्रैन, पाम ऑयल और कॉटन सीड ऑयल, तीनों तेलों के साइड इफेक्ट चेक करो पहले तो अपने मोबाइल में, सबके पास सर्च इंजन है। साइड इफेक्ट चेक करो और फिर देखो चेक करके नहीं कि इनमें से जीएम कौन सा है। सारे जीएम है। फिर पता करो जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम खाने के नुकसान के हैं, और फिर यहां से चालू करो और सारे रादौर में घूम जाओ। एक किराने की दुकान, एक हलवाई की दुकान, एक भी चाउमीन वाली, कोई भी साउथ इंडियन वाली, कोई ढाबा, कोई होटल, एक भी ऐसा लाके दिखा दो जो न्यू कह देगा मैं कच्ची घानी का तेल इस्तेमाल करता हूं, मैं ओरिजिनल बीजों वाला तेल इस्तेमाल करता हूं,
मैं देसी सरसों का तेल इस्तेमाल करता हूं और मैं रिफाइंड यूज नहीं करता और मैं राइस ब्रान ऑयल यूज नहीं करता, मैं बिनोले का तेल नहीं यूज करता, जीएम यूज नहीं करता। एक भी टोकन दिखा दो, एक भी नहीं मिलेगा दोस्तों, एक भी। मतलब समझो कमाल की बात। और सरकार ने नियम बनाया, सरसों का तेल इस्तेमाल करेगा तो जुर्माना होएगा उसके ऊपर। सरसों के तेल में समोसे बना दिए या कुछ पूरी तल दी हलवाई ने तो जुर्माना है। तो नियम यह है कि आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम खुआना है, समझ गए? नियम यह है कि आपके बच्चों को यह खिलाना है। नियम यह है कि आपके बच्चों को यही खराब करना है। ऐसे पूरी जनरेशन खराब होगी तभी मजा आएगा। करनाल में 2023 में एक साल में, अकेले करनाल की बता रहा हूं, अपने यमुनानगर का डाटा ले आइयो जाकर ना, 1,38,000 बच्चा आईवीएफ से पैदा हुआ है पिछले साल। अगर 1.5 लाख बच्चा अगर आईवीएफ से पैदा हुआ है तो कितने % नौजवानों के ब्याह हुए होंगे? कितने के ब्याह हुए होंगे जी? 1,38,000 का मतलब तो 2,76,000 बालक हो गए। 2,76,000 ब्याह हुए होंगे, 3 लाख हो गए होंगे ब्याह। यानी नॉर्मल डिलीवरी नहीं है। अपने गांव में पता कर लियो कितने बालक आईवीएफ से पैदा होने लग रहे हैं। 70% नौजवानों में नपुंसकता और बांझपन आ चुका है। ये सब कबाड़ खा के। क्योंकि आपका बच्चा अगर बाहर पढ़ेगा तो चाउमीन भी खाएगा, बर्गर भी खाएगा, पिज्जा भी खाएगा, कोल्ड ड्रिंक भी पिएगा, नमकीन भी पिएगा, बियर भी पिएगा, दारू भी पिएगा, मोबाइल जेब में भी डालेगा, और इन सब से उसकी जवानी खत्म होने लग रही। हॉस्टल में पढ़ेगा तो भी, पीजी में पढ़ेगा तो भी। इसलिए आपके गांव में पढ़ाई का कोई साधन नहीं मिलेगा, आपके बच्चे को बाहर जाना ही पड़ेगा। बाहर जाएगा तो नाश होगा। नाश करना उन्हें है ही है, तो टिका के नाश करवाओ, कोई टेंशन नहीं, अपन की दिक्कत है। जनता सरकार मोर्चा तो आपको यह बताने आया है कि भाई बिना जागरूकता के, बिना तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम ठीक नहीं होगा तो निर्णय नहीं ले पाओगे। पहले नर्वस सिस्टम ठीक करने के लिए पहला घर में खाना ठीक करना पड़ेगा। सादा नमक यूज करना बंद कर दो, सेंधा नमक ले आओ। सफेद चीज, चीनी अपने घर में से निकाल के देसी खांड ले आओ। एल्यूमिनियम के बर्तन निकाल के अपने स्टील के, माटी के, जिसे लोहे के में ले आओ। प्रेशर कुकर बंद करके खुली में खाना शुरू कर दो। 1 महीना बढ़िया खाना खाना चालू कर दो। कच्ची घानी का तेल इस्तेमाल कर लो, देसी अनाज ले लो, और बाजार का खाना बंद कर दो। महीने बाद हमारी बात समझ में आनी शुरू होंगी। आज को नहीं आवे जुन से ये सामान खावे नहीं, उनका को नहीं आओ हमारी बात समझ में। हमारी बात तो उन्हें का समझ में आवे जिनसे भीतर तो साफ है, जिनके भीतर में इनका खुआया हुआ गंद पड़ा है, उनका को नहीं आवे। अब लास्ट बात बता दूं कर्ज मुक्ति की। मैंने एक बात कही थी, सारे गांव का कर्जा हम पाट देंगे। भाई सारे गांव का कर्जा हम कैसे उतार देंगे? मारे पे इतने पीछे हैं, मार पे इतने पीछे नहीं है, मारे पे एक भी पैसा नहीं है। लेकिन हमने न्यू पता है कि जो आपने कर्जा ले रखा है वो पीछा को नहीं। आई बात समझ में? जो आपने कर्जा ले रखा है ना वो पैसा नहीं है। मैंने आप पे 1 किलो लोहा ले लिया और मैंने कह दिया मैं आपसे 1 किलो लोहा ले लूंगा वापस, तो वह सामान है, वो धन है। एक भैंस दे दी, एक भैंस ले ली, गाय दे दी, भैंस ले ली, जो मतलब 2 गाय दे के 1 भैंस चुकर भी जिस अपना सेटलमेंट हुई। गेहूं दे के न कुछ सामान कापी पिलसन ले लिया, अपन ले ही ओढ़ा पहलम, है ना जी। गेहूं के बदले चौल ले लिए, चौल के बदले दाल ले ली, दाल के बदले चना ले लिया, चने के बदले के में और ले लिया, तिल ले लिया, यो चलता रहा करता। अच्छा कदे हिसाबी हो है, अगर मैं न्यू कह दूं लो जी मैंने आपको 50,000 रुपये दे दिए और ले लूंगा उल्टे, और फिर आप मैंने 50,000 दे दो बिना दिया, ओ या जी साहब, अगर मैंने आपको 50,000 रुपये दिए होंगे तो ये तो आप मैंने उल्टे दोगे। तो जिस भी भाई ने कर्जा ले रखा है, सरकार ने 50,000 रुपये उससे दिए थे, अगर मोबाइल में खाते में ट्रांसफर करे थे उसके, हाँ जी खाते में ट्रांसफर करे थे, मोबाइल में था डिजिट में। अब जो ट्रांसफर करे थे, वो जो ट्रांसफर करी थी डिजिट, वो अपन मोबाइल से ट्रांसफर करे हैं, इसके बदले में आपा ना कोई सामान मिलना चाहिए। भाई मान लो 50 लाख का लोन लिया अपन है,
उसमें तो आप सीमेंट ले आए, बजरी ले आए, गाड़ी ले आए, फलानी चीज ले आए, आप सामान ले आए। अगर 50 लाख रुपए सरकार ने हमारे खाते में ट्रांसफर करे हैं तो 50 लाख का सामान आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए जी? एक बार बोल तो दो। अगर 50 लाख रुपया ट्रांसफर किया है खाते में तो 50 लाख का सामान आना चाहिए। ठीक, वो 50 लाख का सामान क्यों कर पता चलेगा 50 लाख का है? टमाटर बोए थे पिछले साल किसी भाई ने, हाथ खड़ा करियो जो किसी ने बोए हो तो। एक आड़ है बोए थे, डालिए इसमें। एक आधा भाई आड़ है टमाटर खरीदन बेचने का भी काम करे। हमारा अमित भाई बैठा, वो आड़ती है सब्जी की, है सब्जी आड़ा। अच्छा भाई आड़ती है तो आड़ती बता देगा, मारता है भाई। टमाटर पिछले साल अमित किसान पता आपने के बा लिए, किसान जब टमाटर बेचने आया करेटा में भर के ट्रालिया में, कम से कम के रेट भी के उसके टमाटर अपने लिए अड़तिया ने, और ज्यादा से ज्यादा कितना रेट रहा? कम से कम 2 रुपए किलो, ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए किलो लिया आड़तिया ने। 150 रुपए किलो तब लिया जब बाजार में 250 रुपए था, है ना? मतलब कम से कम 2 रुपए किलो लिया। ठीक है जी भाई। ये बापाओं उस किसान की बात करांगे जिस किसान ने शुरू में टमाटर बेचा जब टमाटर था मार्केट में, और वो 2 रुपए किलो उसका टमाटर भी क्या। ठीक है जी। क्या रुपए किलो भी क्या जी? 2 रुपए किलो। 250 किलो टमाटर ले गया वो, 2.5 क्विंटल टमाटर कितने रुपए का भी क्या? हाँ जी, मैं किसान हूं, 250 किलो टमाटर ले गया अमित दौर है, और मैं बोला अमित तब भाई यो रेट है। अमित बोला 2 रुपए किलो का रेट है। 2 रुपए किलो के रेट में अमित ने मेरे तक 500 रुपए दे दिए। मैंने 500 रुपये घर अंदर लिए, भाई जरूरत पड़ेगी इन 500 रुपया का सामान ले आऊंगा। नहीं करा करा किसान उसे टाइम तो खर्चा करे नहीं करता, ले आके घर आते घर आड़ी दे बागवानी न संभाल ले, फिर जरूरत पड़ेगी कराएंगे। अच्छा कई एक महीने में 250 रुपये हो गया था भाई रेट, 2.5-3 महीने में। चलो जी क्या होया, 2.5-3 महीने पीछे टमाटर का रेट हो गया 250 रुपए किलो। अब मैंने सत्यनारायण की कथा को आनी, चाहे फिर बालक का ब्याह करना, चाहे फिर दोस्ता पार्टी बुलाई, हलवाई बुला लिया। हलवाई ने बोला जी टमाटर लाने पड़ेंगे। अब कितने लाने पड़ेंगे? अब भाई कम से कम 20 किलो लाने पड़ेंगे। और मैं बागवान तो बोला तो वो तो 250 किलो बेच रखे, वही 2.5 क्विंटल टमाटर बेच रखे, उनमें तो 20 किलो ले गाने बजे। और मैं वही 500 रुपये ठाकर चल पड़ा बाजार में, वही 500 रुपये जो मैंने 250 किलो 2.5 क्विंटल टमाटर बेच कर लिए थे। और मैं उनमें क्या किलो टमाटर बेच सकूं, खरीद सकूं भाई? जब टमाटर का रेट 250 रुपये हो गया तो मैं उन 500 में कितने खरीद सकूं? 2 किलो है। 250 किलो टमाटर का 2 किलो टमाटर हो गया। जब टमाटर 250 किलो रखा होंदा स्टोर में तो कितना होंदा? 250 किलो होंदा। 2.5 क्विंटल टमाटर अगर मैंने रखा होता तो 2.5 क्विंटल टमाटर होता न्यू का न्यू। पर मैंने उस 2.5 क्विंटल टमाटर के बदले में वो कागज का नोट ले लिया, और वो कागज के नोट में थोड़े से दिन में 2 किलो टमाटर आवे। अब इसका मतलब जयू 500 रुपये असली होंदे तो 250 किलो टमाटर बेचे तो 250 किलो खरीदने की औकात होनी चाहिए थी इसकी। गलत तो नहीं कह रहा हूं जी भाई। जब 250 किलो टमाटर बेचने के लिए मतलब खेत में मैंने 2.5 क्विंटल टमाटर अगर बोना है, पानी देना है, उसमें मेहनत लगनी है, मजदूरी देनी है, वो करके मैं खेत में मंडी में लेकर गया हूं, वो सारा का सारा मेहनत मेरी 2 किलो होगी मात्र, यानी कि 100 गुना नीचे। भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं जी। किसान की मेहनत को जो उसने 4 महीने मेहनत करी ऐसे चुटकियों में उड़ा दिया। 500 रुपये तो एक आदमी की एक दिन की दिहाड़ी थी, और उसकी 4 महीने की, 3 महीने की नहीं जी। तो ये जो 500 रुपये छपे थे, अब मैंने न्यू बताओ
500 रुपया का सामान कौन सा सामान असली माना जाए? मैं तो सिर्फ टमाटर के केस में बता रहा हूं जी। सीमेंट हो, कपड़ा हो, कपास हो, तेल हो, तिल हो, दाल हो, चना हो, मेहनत हो, मजदूरी हो, ड्राइवरिंग हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारी में काउंट होएगा। इबाल तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल तो बता रहा हूं, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। मैंने आपसे सवाल पूछा था, अगर 50 लाख रुपया लोन लिया है तो 50 लाख रुपए का सामान आना चाहिए। अगर 500 रुपए मैंने मिले हैं तो 500 रुपया का सामान आना चाहिए। मैंने न्यू बताओ, 500 रुपया का सामान 250 किलो है, अगर 2 किलो है टमाटर। किसे आदमी ने मिला उस 500 रुपए में 2 किलो टमाटर, किसे ने मिल रहा उसे में 3 किलो, किसे ने मिल रहा उसे में 6 किलो, किसे ने मिल रहा उसमें 250 किलो। तो ये 500 रुपये अगर फिक्स नहीं होगा तो हर किसी को अलग अलग चीज मिलेगी इस 500 रुपये में जी। गलत तो नहीं कह रहा हूं जी। हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक सिद्धांत रखा था और वो सिद्धांत था तोल का सिद्धांत, के तोल में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई। क्यों जी? जमा पैसन करा कर दे। मेरी दादी मैंने घी तोलती देखी है। किसी ने 2 किलो घी लेना है तो पहले तो वो बर्तन धरेगी, फिर उड़ान उधरेगी, फिर गेहूं के दाने लेवेगी, थोड़े 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 करके जमा डंडी जमा करती बीच में आ जाएगी उसकी ताकड़ी की। उसके बाद फिर उसमें घी गाल लेगी। घी गाल के पूरी डंडी के बराबर में ले के पूरा 2 किलो करके फिर 1 चम्मच और दे देगी उसमें। मैं बोला अरे दादी तना फालतू गिरना था तो उहे गिर दंदी शाब लाएगा थोड़ा ना भाई, तोल में गड़बड़ नहीं करनी, फिर जितना देना दे दे फालतू। मतलब वो इतने प्रिकॉशियस होया करते कि तोल में गड़बड़ नहीं कराते। क्यों इसलिए नहीं कहा करते कि अगर मापक में हल्की सी भी गड़बड़ हो जाएगी तो शोषण शुरू हो जाएगा। इसीलिए कदे तोल में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाओ। वो सबसे बड़ा चोर माना जाता है जो तोल में गड़बड़ करे। इब मैंने न्यू बता दो जी बुजुर्गो, 1 किलो का बट्टा सोने वाला ज्यादा बढ़िया तोल लेगा, अगर लोहे वाला बढ़िया तोल लेगा है। हाँ भाई नौजवानों, सोने वाला बढ़िया तोल लेगा कि लोहे वाला? बराबर तोल लेगा। इसका मतलब बट्टा सोने का है कि लोहे का है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यह बात हमने चेक करी, भाई रुपया तो पहले चांदी का भी आया करता, और हम लेके चले गए बैंक में। मेरे तो है बाय चांस, मेरे तक कल हमारा साथी है सुरेंद्र ने दिए थे। मेरे पे सिक्का है चांदी का, एक लो का है, एक यू 1 रुपये का नोट है। मैं ये लेके चले गए हम बैंक में, या कई साल पहले की बात बता रहा हूं, 2016-17 की। जस्टिस A.K. पंता और लोकेश्वर दत्त की खंडपीठ थी, उसके सामने हमने ये नोट रखे थे। एक तो 1892 वाला था शायद, एक 1944 का सिक्का था, यानी कि एक तो चांदी का सिक्का था जिसमें 90% चांदी थी, एक था जिसमें 50% चांदी थी, एक था जो लोहे वाला और एक था कागज वाला रुपया। 4 रुपये ले गए। अब ने उनका न्यू पूछ लिया जी इनमें असली रुपया बता दो कौन सा है, क्योंकि हम इनको बैंक में लेके गए थे। और आप जो नौजवान साथी है ना भाई, एक बार ट्राई कर लियो। घर आप पीछे पड़े होंगे, चांदी का सिक्का पड़ा होगा दादी नानी दादा के टाइम का, वो चांदी का रुपया लेके जाइयो एक बार बैंक में, HDFC में जाइयो, फिर SBI में जाइयो, फिर ICICI में जाइयो, जोन से बैंक ने आप बढ़िया बैंक मानते हो उसमें लेके जाइयो और उसमें पूछियो यो चांदी का रुपया कै रुपया में ले होगा? 1 रुपये में ले जाइयो। हम तो लेके देख रखा, हम बोले जिसमें 90% चांदी है वो भी 1 रुपये में, जो सा 50% चांदी है वो भी 1 रुपये में, जो सा कागज का है वो भी 1 रुपये में, और जो सा लोहे का है वो भी 1 रुपये में। तो 4 रुपये बराबर क्यों कर हैं? तो वो ने बोला बैंक वाला जी 4 रुपये हैं जाते हैं, हमने तो रुपये का मतलब है चाहे रुपया लिख रहा हो और चाहे रुपया का उस पर मोबाइल के इंटरनेट पे लिख रहा हो, चाहे रुपया इस नोट पे लिख रहा हो। मगर फिर जब देओगे तो यही देओगे जो से जमा करावा? बोला ना मिलेंगे तो मैं जो मोबाइल आड़े, ये तो सिक्के भी नहीं मिलते। अच्छी बात भाई,
चांदी का रुपया लेकर और मोबाइल में डिजिट भेज दें, तो इसका मतलब मोबाइल में जो डिजिट भेजी है उसमें इतनी चांदी आनी चाहिए। जे मेरे चांदी की कीमत यह है। फिर हम बैंक में गए, आरबीआई से पूछा, आरबीआई न्यू बोली ऐसा नहीं है। मगर क्यों करे? उसने फिर वह बात बताई, अब जब सोने वाला बट्टा ले लोगे 1 किलो का, और जब लोहे वाला ले लोगे, न्यू थोड़ा एक सोने वाला ज्यादा तोल देगा और लोहे वाला ज्यादा। 1 रुपया तो 1 रुपया होगा, चाहे चांदी का हो चाहे लो का हो। हाँ भाई बात तो ठीक है। फिर इसका मतलब जुकर बट्टे की कोई ना कोई मानक है कि 1000 ग्राम का 1 किलो बने, 1000 ग्राम होगा तो 1 किलो होगा। तो वो कौन सा मानक है जिसमें रुपया रुपया होगा? क्यों जी भाई? वो मानक क्या है कि चांदी का रुपया, लोहे का रुपया, कागज का रुपया बराबर है। वो मानक एक होना चाहिए। हम फिर कागज काट के ले आए आरबीआई पे तय। आरबीआई के कागजा में तय हमारे को दस्तावेज मिले जो उन्होंने मोहर ला के दिए, जिसमें लिख रहा था कि हमारा मानक है 15 रुपया की 1 मोहर। यो मानक है। मोहर सुनिए, किस किसने सुनी है बताइए, हाथ खड़ा करियो। 1 2 3 4 5 लोगों ने मोहर के बारे में सुना है। मोहर होया करे जी 1 तोला सोना, 24 कैरेट की 1 तोले सोने की एक मोहर बना कर दी। वही स्टैंडर्ड है आज भी। 1 तोला कितना हुआ जी? 10 ग्राम नहीं होता, 11 ग्राम 664 मिलीग्राम 1 तोला होता है। और 11 ग्राम 664 मिलीग्राम को जब हमने 15 से भाग दिया तो निकल का आया 777 मिलीग्राम। इसका मतलब 1 रुपये की कीमत है 777 मिलीग्राम सोना, शुद्ध 24 कैरेट का। ये हमारा दिमाग खटक गया भाई, जे 1 रुपये की इतनी कीमत है। अच्छा ये एक बात बता दो जी, जैसे किसान की मेहनत रुपया देकर न हमारे टमाटर को खा गया, ऐसे ही मैं आपको एक आंकड़ा और देता हूं। किसान को 1970 में 50 रुपए क्विंटल गेहूं बिका करता किसान का, और 84 रुपये तोड़े के करीब जो है 180 रुपये तोड़ा, 180 रुपये तोड़ा जो है वो सोने का रेट था। सुनियो जी, 50 रुपए क्विंटल तो गेहूं बिक रहा है उसका, और 180 रुपए तोड़ा है सोने का रेट। तो 1 क्विंटल गेहूं बेच के लगभग 3.25 ग्राम सोना उसने मिला करता। ठीक है जी। आज के टाइम पे किसान का जो गेहूं बिका है वो लगभग 2100-2200 रुपए क्विंटल बिका है। 2275 2300 2200 कितना कह लो, अपन 2023 वाला आंकड़ा ले लें, 2200 वाला। ठीक है जी। जिस टाइम पे सोने का रेट भी 60,000 था, अपन वो आंकड़ा ले लें भाई। 1 मिनट सुनियो, जानता है आज के टाइम पे अगर 1 क्विंटल गेहूं बेचे वो ये किसान, तो उसको मिलते हैं 2200-2300 रुपए। उस 2200-2300 रुपए में उतना ही सोना मिल जाएगा कि जितना उस टाइम मिला करता? हाँ जी, नहीं मिलेगा। आज के टाइम पे अगर 3.25 ग्राम सोना लेना हो, उतना ही सोना जितना 1 क्विंटल की 1970 में मिला करता, उतना ही सोना अगर आज लेना हो तो लगभग 14,000 कुछ रुपए का बनता है। जब 60,000 का रेट हो सोने का, तब की बात बता रहा हूं मैंने, आंकड़ा तब बनाया था। ये 15,000 ला लो आप, ज्यादा करेंगे। यानी आज लगभग 15,000 रुपए का उतना ही सोना आवे जितना 1 क्विंटल गेहूं बेच का आया करता। इसका मतलब आज किसान के गेहूं की कीमत कितनी होनी चाहिए थी? कम से कम 15,000 रुपए क्विंटल होनी चाहिए थी, अगर जो मानक को स्टैंडर्ड लें। क्योंकि पुरखों ने सदियों से एक मानक बना रखा है किसी भी चीज के मूल्य को मापने का, और वो है गोल्ड। इसीलिए पूरी दुनिया में अगर कोई करेंसी यूनिफॉर्म है जिसके आधार पे किसी चीज का मोल निर्धारित होता है, तो वो गोल्ड है। सिर्फ ये कागज के टुकड़े या इंडियन करेंसी या वो नहीं है, गोल्ड ही है। और हमने जब भारत की करेंसी का देखा तो उसका भी गोल्ड ही है।
और वो करेंसी का जो नियम है वो आज तक तोड़ा नहीं गया। अगर वो करेंसी का नियम तोड़ा नहीं गया तो जितने नोट भारत सरकार छापेगी या जितने नोट आपके खाते में ट्रांसफर करेगी उतने रुपए का गोल्ड उनको वहां आरबीआई में सुरक्षित रखना पड़ेगा। ये हमने हमारे पुरखों से सुना है कि सरकार पे जितना सोना उतने नोट छाप सके। सुना होगा जी यादव लाइन है। अगर किसी नोट के बदले में उन्होंने सोना नहीं रखा तो वो नोट नकली होएगा कि असली होएगा जी? नकली होगा। तो कितना सोना रखना है? 1 रुपये पे 777 मिलीग्राम सोना। तो अगर आपको 50 लाख रुपया लोन दिया है तो 50 लाख रुपए में कितना सोना आना चाहिए? 1 रुपये में 777 मिलीग्राम तो गुणा कर लो। लेकिन रियलिटी में कितना आता है? रियलिटी में उस 50 लाख में उतना ही सोना आवे जितना अपने 101 रुपया में बंदा हो। तो आरबीआई के 50 लाख रुपये भारत के 100 रुपया के बराबर है। आपको ये दो चीज अलग अलग लग रही है, आरबीआई और भारत। आरबीआई भारत का नहीं है, पता है क्या आपको? नहीं पता? अरे अभी 3 दिन पहले खबर है, आरबीआई ने अपने इंग्लैंड के वॉलेट से 100 टन सोना भारत के वॉलेट में ट्रांसफर किया है। समझ गए? तो आरबीआई का असली वॉलेट यहां है कि इंग्लैंड में है? भाई इंग्लैंड में है। दस्तावेज है हमारे पास, 2019 की मद्रास हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी है जो ये बताती है कि आरबीआई और जितने बैंक हैं सब प्राइवेट कंपनी है, सरकारी नहीं है। लेकिन जो नोट है, जो करेंसी है भारत की, वह सरकारी है और वो सिर्फ 1 रुपया है। सिर्फ 1 रुपया। भारत की करेंसी कोई पूछा बड़का तो लिखा भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। रुपए नहीं, रुपया है। और अगर आपको यकीन ना हो, 1 रुपया देख लो, किसे भाई दो घर पड़ा हो देख लियो, 1 रुपए के ऊपर लिखा होता है भारत सरकार। और 1 रुपए के अलावा किसी और नोट पे भारत सरकार लिखा है तो कहीं दिखा दो। आप दो 500 का नोट है, 2 का है, 5 का है, 20, 200 का, 100 का, 2000 का, किसी पे भी भारत सरकार नहीं लिखा हुआ। हर नोट पे लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक। यानी भारत के नोट और रिजर्व बैंक के नोट अलग अलग कीमत है। आप जो पैसा कमाते हो वो भारत की करेंसी में कमाते हो या रिजर्व बैंक की करेंसी में कमाओ जी? भारत के नागरिक हो ना, भारत का रुपया सोच के कमान दोगे। ये बहम होगा कि मैं भारत का रुपया कमा रहा हूं, लेकिन आपको तो इंग्लैंड की किया जो रिजर्व बैंक की करेंसी पकड़ा दी जाती है। तो हमने बैंकों से लगभग 1000 लोगों के जरिए आवेदन लगाए जिन लोगों को लोन दिया गया था, और हमने बैंकों से सिर्फ इतना ही पूछा कि हमको ये असली रुपया दिया था तुमने या वो नकली दिया था जिसके पीछे गोल्ड नहीं है। क्यों जी? गलत तो नहीं बात? भाई भूल चूक लेनी देनी हो है भाई, हमने हिसाब किताब करना। जब तुमने हमको लोन दिया तो हमारे कागज चेक करे, आधार कार्ड चेक करा, बैंक का खाता चेक करा, बैंक में रुपये कितने चेक करा, जमीन के कागज चेक करे, जमीन भी चेक करना है, घर पे लिया तो घर चेक करना है, गाड़ी का लिया तो गाड़ी की फोटो भी खींच के भेजनी पड़ी। सब कुछ होया कि नहीं होया? आपने जब हमको लोन दिया हमारा सब कुछ वेरीफाई किया। अब हमें डाउट हो गया कि तुमने हमारे साथ धोखाधड़ी करी है, अब हमारा डाउट क्लियर कर दो। भाई जब हमने एक चिट्ठी लिख के पूछ लिया तो उनने अगर कोई हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं करी है तो बैंक को जवाब देना चाहिए, भाई हमने कोई धोखा नहीं करा, तार असली रुपये दिए नहीं कहना चाहिए। आज तक बैंक ने कोई जवाब ही नहीं दिया। नहीं समझे? यानी जो 50 लाख रुपया आपको दिया है असलियत में वो 1000 रुपये दिए हैं, क्योंकि उन 50 लाख रुपए में उतना ही गोल्ड आता है जितने भारत के 1000 रुपया में आवा है। आपने जो कमाया, यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर पर बैठ के इंटरनेट खोल के कंप्यूटर खोला, कोई गोल्ड पीछे से नहीं रखा, कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, बस खाते में ट्रांसफर कर दिए। मतलब डिजिट ट्रांसफर करके प्रॉपर्टी कब्जा ली।
नहीं समझे क्या जी? मतलब खाली नोट पकड़ा के, नकली नोट पकड़ा के असली पूंजी हमारी काबू करते जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, अगर मेरे पे 1000 रुपये हैं तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए आपको दे सकता हूं जी? मेरे पे 1000 रुपये हैं और मेरे पे कोई मांगण आ गया तो मैं कितने रुपये दे सकूं? गणे तो गणे उनता है 1000 रुपये दे सकता हूं, उस तो ऊपर तो दे सकता। लेकिन बैंकों का एक नियम है कि बैंक के पास अगर 1000 करोड़ रुपया है तो बैंक 10,000 करोड़ दे सकता है। यानी जो रुपया उसके पास है ही नहीं वो भी लोन में दे सकता है कोई बैंकिंग को जानने वाला आदमी, बैंकिंग सेक्टर को जानने वाला, जिसने इस बात का बेरा हो? है ना? पता होगा भाई जी, अगर बैंकिंग से है तो पता होगा ना यह बात। 1000 करोड़ अगर उसके पास डिपॉजिट है, अगर उसके पास पैसा 1000 करोड़ पड़ा तो वो 10,000 करोड़ लोन दे सकता है। 10,000 करोड़ का तो लोन क्या है? कुछ भी नहीं, हवा में हमारी, हवा के बदले हमारी प्रॉपर्टी, डिजिट के बदले हमारी प्रॉपर्टी, हमारी मेहनत तड़के से लेकर सांझ तक पुगाते रहो, पुगा नहीं पाओगे। क्यों नहीं पुगा पाओगे? क्योंकि उसका एक लॉजिक है। एक बता देता हूं, 1000 रुपये मैंने इस लाइन तक उधार दे दिए, इनने मेरे तक किस्त दी, अगले दिन एक दिन की किस्त पे दिए थे, अगले दिन जो किस्त दी वह मैंने अगले दिन लोन पे दे दी, तो कितने रुपये मार्केट में है? 1000 रुपये दिए थे, इन भाई ने क्या करा, पहले दिन की किस्त दे दी मेरे तय 100 रुपए दे दिए मान लो, मैंने वह 100 रुपया अगले दिन इस तक कर्जे पे दे दिए, फिर इनने किस्त इकट्ठी करके अगले दिन फिर 100 रुपए दे दिए, मैंने वह 100 उस भाई से दे दिए कर्जे पे, फिर मैं उनने अगले दिन इकट्ठी करके 3 दिन में मैंने 100 300 रुपये और कर्जे पे बांट दिए। मार्केट में कितना रुपया पड़ा? 1000 रुपए। वही 1000 है ना, तो जब मैं इन पे उल्टे लेने लागूंगा तो कितने आ सके मेरे पे? उल्टे गणे तो गणे 1000 ही आ सके, 300 तो आने ही नहीं। तो जिसके बच जाएंगे 300 उसकी रेडी न ले जाऊंगा। सेब दे, संतरे दे, जो भी आपने दे रखा कर्जे पे दे रखा, वो तो है ही को नहीं कड़ी भी। नहीं समझे कि नहीं समझे? तो इस टाइम पे भारत के अंदर 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी छपी हुई है भाइयों। कितनी? 34 लाख करोड़ की। और सोना दर है मात्र 4.8 लाख करोड़ का, यानी 5 लाख करोड़ का मान लो। वो 5 लाख करोड़ का सोना है और 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है, यानी कि 5 लाख करोड़ के करीब लगभग पैसा तो है असली और बाकी 29 लाख करोड़ है नकली, जिसके बदले में हमारी प्रॉपर्टियां गिरवी रखी हुई है। और उससे भी बड़ी बात बता दूं, 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी छपी हुई है और 205 लाख करोड़ रुपए का लोन बांध रखा है। जब सारे जने अपनी पूंजी इकट्ठी करके जो पैसा जेब में बैंकों में पड़ा है वो सारा बैंकों को जमा करा देंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितना जमा होएगा? 34 लाख करोड़। यानी बाकी के जितने भी लगभग 170 लाख करोड़ रुपए के करीब की प्रॉपर्टी है वह सारी की सारी जब्त होनी तय है। तो आपके मकान, दुकान, गाड़ियां, खेत सब कुछ जाने वाले हैं। और आपको बता दूं, एग्रीकल्चर फाइनेंस नरेंद्र मोदी सरकार ने गौतम अडानी को सौंप दिया है और गांव के एग्रीकल्चर फाइनेंस दे दिया ना जी। और एग्रीकल्चर फाइनेंस सौंपने का मतलब यह है कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति की जमीन बैंकों में नीलाम पड़ी है। पड़ी है कि नहीं पड़ी है? जरा आंकड़े बताना। 50 लाख का किला 1 लाख रुपए में गिरवी पड़ा, ठीक? और किसान पर वो 1 लाख भी नहीं देना है, उसने भी जब 6 महीने में लिमिट देनी होवे ना, क्या करे हो? किसी पे तो लेकर जिब दे पकड़ावे और फिर अगले दिन कटवा के फिर देवे। हर किसान की बात बता रहा हूं मैं। जिसने लोन ले रखा उस पर भी कैश को नहीं। चलो जी, आपके बैंकों में पैसे जमा है आड़तियों के, फलाने ढिमकाने के, चले जाओ लोकल बैंक में 10 लाख रुपया लेनी। मैनेजर ने कहा है दफारे ना आजिए, सांझ ना आजिए, कल ना आजिए, है को नहीं पीछे नहीं होगा जी। अच्छा, किसी बैंक पे कैश नहीं है, जिसने ले रखे उस पर भी कैश नहीं, जिसने दे रखे उस पर भी कैश नहीं। सरकार कह रही हमने कैशलेस करना, किसी पे कैश नहीं, यानी कि कैश है ही नहीं किसी के पास। जब किसी के पास वो पैसा है ही नहीं जो आपने ले रखा है, दोगे कैसे भाई? नहीं समझे?
मैं आपको 2 साल पहले मेरे भाषण सुनो, आपने सुना ही को नहीं। मैंने तो बेरा था नहीं होगा, मैंने तो कई बार लोग न्यू कहा कि आपने दीक्षा करे के होंदा होया भाई बेरा नहीं। सरस्वती माता बैठे जीप पे के कह दे वो डायलॉग इन भाइयों ने तो सुना होगा जोन से गेला। मैंने क्या करता, सुनो भाइयों, जब मान लो आपकी जमीन नीलाम होने लगी, एक दिन बैंक ने न्यू कह दिया भाई सारे जने अपनी लिमिट जमा करवाओ, जब ना जमा करवाओगे तो थारी जमीन नीलाम हो जाएगी। करवा दोगे सारे जने इकट्ठे होकर? काम नहीं करवा पाएगा जी। जब नहीं जमा करवा पाएगा तो नीलाम होगी तो वह किसकी हो जाएगी? बैंका की। और जब बैंक अडानी के हो जाए तो फिर वह किसकी हो जाएगी? अडानी की। और अडानी का सारा पैसा लगा हुआ है शेयर मार्केट में, और शेयर मार्केट चलती है उससे वॉल स्ट्रीट से, वॉल स्ट्रीट है न्यूयॉर्क में, और वो चलती है लंदन से, और लंदन चलता है इजराइल से। तो इजराइल फिर से, पहले अंग्रेज भेजे थे इजराइल ने, अब वो अडानी को भेज रहा है, अंबानी को भेज रहा है, मोदी को भेज रहा है, राहुल को भेज रहा है, केजरीवाल को भेज रहा है, अब वो उनको भेज रहा है। और आपके गांव का पुलिस वाला, आपका सरपंच, आपका मेंबरान, आपकी आंगनबाड़ी, आपकी आशा वर्कर, स्कूल का मास्टर, पटवारी, तहसीलदार, डीसी, ये सब मिलके आपकी सारी प्रॉपर्टी को उनको सौंप चुके हैं। आपके गांव की चौपाल की, शामलात की, जोड़ की, स्कूल की सारी जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली। पता है कि इस बात का? नहीं पता जाकर पता कर लो। पिछले 5 साल में आपके सरपंचों के माध्यम से जो पंचायती जमीन होया करती, जो गांव के नाम पड़ी थी, वह सरकार ने अपने नाम कर ली। सामूहिक जमीन तो सरकार पे चली गई, और व्यक्तिगत जमीन कर्जे पे पड़ी, और कर्जा तारण ने पीसा को नहीं, खान ने दाने को नहीं, बोण ने बीज को नहीं, राखण ने डांगर को नहीं, लकड़िया खातर जंगल को नहीं, पीण ने तालाब में पानी को नहीं, हर पे है के सोता है क्या कुछ? थोड़ा एक बार नजर तो दौड़ा लो। कहना एंडी हो रहे है, गाड़ी ले रहे, कार ले रहे, घर बना लिए, तरक्की होगी, साइंस आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, मोबाइल आ गया, मोबाइल में डिजिट आएगी, पल्ले कुछ को नहीं रह रहा किसी के। असली पूंजी सारी जा चुकी है। चाहे तो ई बाजो जनता सरकार मोर्चा के आइडिया के साथ, और नहीं तो भाई इस देश में रिवाज है, जिंदे आदमी ने तो भगत सिंह ने भी आतंकवादी कहा करते, हमने भी सरकार आतंकी गवाह है। मरे पाछा प्रथम लाखों की भीड़ में आओगे मूर्तियां पे माला चढ़ान, क्योंकि ज्यादा दिन तक बोल भी नहीं सकते इतना साफ स्पष्ट शब्दों में। अभी तो उन्होंने मार के सिर्फ सिग्नल दिया है कि ज्यादा बोलोगे तो रगड़ दिए जाओगे। फेसबुक ने माइक बंद कर दिया, बढ़िया, फिर चल रहा भाई जी, मर्जी आपकी है जनाब, आपको अपना गांव बचाना है कि नहीं बचाना। हम निकंदे जी, हमने आज तक 2.5 साल की यात्रा में किसी तक को नहीं गया कि हम बचावांगे तमने मारे पाछे लाग जो ना, हम नहीं बचा सकते। बालक आपके, गांव आपके, समस्या आपकी, समाधान आप। हाँ, जिदन गांव में मीटिंग करो आप आ जाएंगे समझाने खातर, भाई इस बात का जो समाधान हो सके गांव वाले काट के देखो, क्यों कर काटोगे समाधान, है ना। मान लो आप बाहर भीतर जावा, दुनियादारी की इन चीजा ने जाना, तो बेरा है किसका जो समाधान है, बुजुर्गा पे सलाह ले सका आप, बुजुर्गा ने सारा बेरा क्यों कर जीना है, उन्हें जीने का तरीका बेरा था, वो ठल्ली भी रहा कर दे, और घर में सोने चांदी की बरमार। हमारी दादी नानिया पे जी सोना चांदी हुआ नहीं करता, हाथा में भी, गोले में भी, पैरा में भी, मार पे किसी पे, सबका गोल्ड लोन पे पड़ा, मुथुट फाइनेंस जैसा पे, किसी पे नहीं रह रहा, पल्ले कुछ नहीं रह रहा, खोखड़े हुए पड़े अंदर से। पहले हमारे आदमी के घर में कोई बढ़ जाया करता ना, कोई छोरी का नहीं आंख भी डाला था, आंख काट लेंगे साले की, नहीं कहा करते, कोई मजाल नहीं थी। और आज के कम है बाबू, बालक ने कहते जी बाबू इंजेक्शन लुआना पड़ेगा, नहीं तो पेपर कौन देने दे। बाबू ने कहा अच्छा भाई लुआ ले फिर, और क्या करा भी, सरकार के आगे के अड़ा जावा है, और अपना छोरा उन तो दे दिया, अरे ला लो जड़ा मर्जी, जो मर्जी केमिकल उसके शरीर में घुसा दो यार, है नहीं। हमारा शरीर, हमारी मर्जी, हम उसमें के डलवावा के नहीं डलवा, धक्का कर रहे। आंगनबाड़ी वर्कर घर आएगा धक्का कर, जब बटका पैदा हो बोला इसका टिक्के लाने पड़ेंगे सारे,
अरे भाई हमने कोनी लुआने मारा लगा कोनी क्या की टेंशन है, ला सारे लुआने पड़ेंगे, ऊपर से प्रेशर है जी सरकार का। अरे मारी औलाद, और तू धक्का करेगा टिक्के लाने का, है ही नहीं अकल इतनी बोलने की है। मारी गेल सारा धक्का कर जावे और अपना पल्ला कुछ नहीं रह रहा। इन्हें बेर आएंगे सारे बंटे पड़े हैं जात के नाम पे, नहीं तो इन्हें कल हिंदू मुसलमान कर देंगे, हैं जाट नोन जाट कर देंगे, ब्राह्मण नोन ब्राह्मण कर देंगे, कदे किसी मुतारे कदे ठा देंगे। इन्हें तो क्या है, इन्हें लड़ाना बड़ा आसान है। इन्हें तो इनके मंदिर में एक बार मांस फेंक आओ ले तो आपको बोले हुए फिरेंगे। क्यों जी, इंडू इंडू करके लग जाएंगे, हम इंडू हम इंडू। भाइयों अगर जय अपनी अगली पीढ़ी खातर तो कुछ करना हो तो अपने पास रास्ता नहीं है। हम एक यात्रा प्लान कर रहे हैं, यात्रा प्लान कर रहे हैं पूरे भारत को जगाते हुए निकलने की। हरियाणा को पहले जगाएंगे, पूरे हरियाणा को। हमें पूरे संकेत मिल रहे हैं और हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, ताकि हमारा नाश तोड़ा हुआ है, ताकि हम तोड़े इकट्ठे हों, ठीक है ना। क्योंकि वो आ गया तो हमारी गिनती बढ़िया दबावेगा अच्छी तरह और तसल्ली से नाश करेगा। जो हम कहने लाग रहे वो न्यू का न्यू कर देगा बढ़िया, इसलिए तोड़े इकट्ठे होंगे। जय आएगी मान लो कांग्रेस की सरकार, फिर मान न्यू कहेंगे तुम तो सारा दिन सरकार ने क्वेश्चन का काम करो। अब क्योंकि हमने तो फिर वह भी पेलने हैं, मारे तो हमने तो बेरा हुए भी पालतू कुत्ते हैं उनके, ठीक है, हमारा को फर्क नहीं पड़ता। चाहे आम आदमी पार्टी आ जाओ, मान लिया कांग्रेस की सरकार आएगी तो चाहे केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेगा, बोले फिर क्या करेंगे। और केजरीवाल तो नहीं कह रहा कि राहुल गांधी कह रहा भाई थारी लगाई ने 1-1 लाख रुपए देंगे, फिर लगाई जो है हमारा लठ मारेंगी। अखबार तो यहां से तेरी जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं है, आम आपको कमा लेंगे पीछे है। परिवार कैसे तोड़ना उनको पता है, बड़ा सिंपल तरीके से पता उनको। हमने को नहीं बेरा परिवार जोड़ के क्यों कर रखना, हमने इस पर चर्चा नहीं करी कभी। वो तो मीटिंग करें, कॉन्फ्रेंस करें, परिवार कैसे टूटेगा, बाजार बतावे। अगर भाई जब टीवी गणे बेचने हो तो क्यों कर करा, क्यों कर क्या करना, ज्वाइंट फैमिली रहो, मेरे यार छह चाचे ताऊ इकट्ठे रहो। एक काम करो ना, एक का बिजनेस यार्ड सेट कर दो, एक ने नौकरी यार्ड दे दो, एक ने प्राइवेट दे दो, घर में लड़ाई बजवा दो, सीरियल आके लड़ाई बाजन लग जाए, लड़ाई बाज के सारे न्यारे न्यारा घर बसा ले। अब 6 जगह घर हो रहे, देखो अपने रिश्तेदारों के 6 जगह घर हो रहे, तो 6 ट्रैक्टर लेने पड़ेंगे, 6 कार लेनी पड़ेंगी, 6 मोटरसाइकिल लेनी पड़ेंगी, 6 टीवी लेने पड़ेंगे, 6 बेडरूम बनाने पड़ेंगे, 6 मकान बनाने पड़ेंगे, 6 बेड लेने पड़ेंगे, 6 सोफे लेने पड़ेंगे, 6 डाइनिंग टेबल लेनी पड़ेंगी, 6 सिलेंडर लेने पड़ेंगे, 6 रसोई बनानी पड़ेगी, सारी जगह 6 घर हो जाएंगे। 6 गुना हो गया खर्चा 6 गुना आमदनी बाजार की 6 गुना, तो पॉलिटिकल पार्टी चंदा देने में बाजार की टेंशन है, तो परिवार टूटने में उनकी तो मौज है, बल्कि मैं तो चाव है अगर बाप याडा रहे, मां याडा रहे, छोरा किसी और शहर में रहे, छोरी किसी और शहर में रहे, ताकि 4 घर और बसे। एक के घर के फिर 4 घर बना दे, तो देख लो हमारे बालक नारंदे हो तो कोई पीजी में रहे, कोई खीजी में रहे, कोई हॉस्टल में रहे, कोई कड़ी रहे। मैं तो चाव है भाई अपन जितने अलग अलग रवांगे उतना नाश होएगा हमारा। अगर आपने बचा सके ना कोई चीज तो गांव बचा सके। शहर के पास तो 3 दिन का भी राशन को नहीं, किसी दुकान पे 3 दिन का कोटा को नहीं है, घर का पुगा देगा वो। क्यों जी, चेक कर लो जितने दुकानदार, उन दुकानदारा पे वो पड़ोस सामान ले है ना, जो आज लॉकडाउन लाग जाए 3 दिन का भी राशन नहीं है, जो अनाज की भूखमरी होने लाग जाए, तो बचावेगा तो गांव बचावेगा। इसलिए गांव बचेगा तो देश बचेगा, और गांव न बचा सके गांव का आदमी बाहर का आदमी नहीं बचा सकता। अब अपने पास एक रास्ता है कि भाई चर्चा चालू कर लो, जितना हो सके हमारी बातें न लोगों तक समझाना शुरू कर दो। अपना जो कर्जा है उसकी जो लिस्ट है वह भाई कोई शर्त है, वह भाई तो अपनी लिस्ट भेज दो, बस कोई चक्कर को नहीं, अपना कर्ज गुर्जाले कागज